अ, थोड़ा डीप में चलते हैं और मैं आप जो स्क्रीन है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं आकाश तत्व पे। आकाश तत्व का अर्थ होता है जो असीम है, जिसमें फैलाव हो, विस्तार हो, प्रसार हो, जो आपकी सोच से भी बाहर हो। तो जो भी खालीपन है वो आकाश में गिना जाता है। इसी तरीके से हमारे घर में जहां भी जितना भी खुलापन है, जहां पर हवा, पानी, सूर्य की किरणें आती हैं, वो सारी जगह आकाश के अंतर्गत गिनी जाती है। आपके घर में एक कमरे में एक कोने में टेबल रखी है, बीच में सोफा रखा है, टेबल रखी है, आसपास का क्षेत्र खाली है। तो वो जो खालीपन है, यहाँ पे हम इसे इसकी तुलना आकाश से करते हैं। अब यहाँ पे वर्षा नहीं आएगी, यहाँ पे प्रकाश नहीं होगा, यहाँ पर आपका सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी, पर फिर भी ये आकाश है, इसीलिए आप वहां पर सोफा इत्यादि रख पाए। तो वास्तुशास्त्र के सिद्धांत कहता है कि यदि हमारा आकाश तत्व संतुलित है तो व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता जो है वो संतुलित होती है और व्यक्ति को भविष्य का अनुमान लगाने में सहायता मिलती है, जिससे वो अपनी जिंदगी को सही तरीके से व्यवस्थित करके सुख से जी पाता है, उसके जीवन में आने वाले नए अवसरों को पहचान पाता है, क्योंकि नए अवसर ही उसके जीवन को उठाने या गिराने का काम करेंगे। तो उसमें सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। अब आप एक कल्पना कीजिए कि उसी कमरे में एक जगह पलंग रखा हुआ है, उसी जगह ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है, उसके साथ डाइनिंग टेबल लगा रखा है, फिर आगे सोफा रखा हुआ है। क्योंकि आजकल लाइफ बहुत कंजस्टेड हो गई है, लोगों के पास स्पेस कम है और सामान ज्यादा है, इच्छाएं ज्यादा हैं। तो उस कमरे को उन्होंने अच्छी तरह भरा हुआ है, कंजस्टेड है वो कमरा। तो क्या व्यक्ति वहां पे अब स्त्री के रूप में देखें तो क्या स्त्री वहां पे झाड़ू पोछा ढंग से कर पाएगी? बताइए, आप लोग बताइए, क्या स्त्री वहां पर झाड़ू पोछा जो गृहिणी है कर पाएगी ढंग से? नहीं सर। और ऐसे में यदि बच्चे वहां पर उछल कूद मचाएं, हस्बैंड गंदे जूतों से आ जाए, क्योंकि बाहर से जो आएगा वो गंदे जूतों से ही एंटर करेगा अगर एक ही कमरा है तो स्त्री और बड़बड़ाएगी, झगड़े होंगे। बताइए हाँ या नहीं? हाँ जी। झगड़े होंगे तो उसका प्रभाव हस्बैंड पर पड़ेगा, जिसने अभी बाहर जाकर अपने लिए काम खोजना है या अपने लिए नए अवसर ढूंढने हैं। क्या वो ऐसा कर पाएगा? हाँ या नहीं? कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? सर हाँ जी। नहीं कर पाएगा। इसी को हम बोलते हैं कि ये वास्तु पुरुष का दोष है या वास्तु स्थान का दोष है। अब यहाँ पर दोष क्या था? यहाँ पर दोष किसी वास्तु पुरुष ने नहीं डाला। यहाँ पर वो जो असंगठन था चीजों का, जिसकी वजह से चीजें बहुत ज्यादा थी, जो आपके सुख का कारण भी बन रही है, लेकिन वही चीजें आपके दुख का कारण बन रही हैं। इसीलिए ये बोला गया कि जहां पर वास्तु के अनुरूप नियम नहीं होंगे वहां पर मनुष्य पीड़ित रहेगा। तो आकाश का मतलब है खाली स्थान। अगर वो कमरा खाली होता, आप झाड़ू पोछा आराम से लगाते, फिर भी अगर कोई गंदे उसे पैरों से आता तो आपको क्रोध आता, लेकिन वो ज्यादा देर के लिए नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपको झाड़ू पोछा लगाने में ज्यादा कठिनाई नहीं हो रही। लेकिन अगर वहां पे सामान ज्यादा हो, झाड़ू पोछा लगाने में कठिनाई आ रही है और फिर कोई गंदे पैरों से आता है, तो फिर आपको क्रोध ज्यादा आएगा, क्योंकि एक तो आपको वहां परेशानी थी, अब दोबारा से झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। तो डिफरेंस समझ आया कि कैसे हम वास्तु का आकलन करते हैं? बताइए। हाँ जी। तो आकाश तत्व आपको आगे बढ़ाने का, आपको नए अवसर पहचानने का, मानसिक शांति देने का काम करता है। तो आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है? आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए हमने भवन का उत्तर पूर्व कोण, यानी नॉर्थ ईस्ट साइड और ब्रह्म स्थान, ये आकाश तत्व के स्थान माने जाते हैं। इनको स्वच्छ, खुला और हल्का रखना है। अगर संभव हो
तो ब्रह्म स्थान के ऊपर कुछ स्थान खुला रखा जाना चाहिए। आपने देखा होगा पहले घरों में जो बरामदे होते थे वो खुले होते थे, या फिर बाद में जब घर बनाए जाने लगे जमीन से तो उनके ऊपर जाल लगा दिया जाता था ताकि कोई चोर वगैरह ना आ सके, लेकिन रोशनी, धूप, पानी आ सके। तो ये जो खुले स्थान रहते हैं, यहाँ पर व्यक्ति बैठकर प्रकृति के साथ साम्यता बना सकता है, जिससे उसे आने वाले समय का अनुमान लगाने में, नए अवसरों को पहचानने में मदद मिलती है। अब ये स्थिति लाभप्रद हो गई। इसके साथ साथ इस क्षेत्र की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कि यहाँ पर आके अच्छा फील हो, तो वहां पर शांति पाठ किया जा सकता है, पूजन, ध्यान किया जा सकता है, योग किया जा सकता है। ऐसे ही बच्चे वहां बैठकर अपने लिए समृद्धि, सोचने समझने की चीजें कर सकते हैं। तो ऐसे स्थानों पर हमारा मानसिक, शारीरिक विकास होता है। इसलिए जरूरी है कि ये दिशा खाली रहे। अब यहाँ पर दो चीजों का ध्यान रखें। पहला, नॉर्थ ईस्ट साइड खाली होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वहां पर मंदिर लगा सकते हैं ताकि आप ईश्वर को सामने रखकर पूजा कर सके। दूसरा, जो ब्रह्म स्थान है यानी आपके घर का खाली स्थान है, सॉरी, आपके घर का बीच का पार्ट है, ध्यान रखिए हर घर में पहले एक केंद्र में बीच का स्थान होगा जो खाली होना चाहिए, और फिर हर कमरे में भी ब्रह्म स्थान होना चाहिए। उस ब्रह्म स्थान पर जितना ज्यादा हवा, पानी, धूप इत्यादि आएगा उतना आप अच्छा फील करते हैं। अब घर में तो ब्रह्म स्थान बनाया जा सकता है, एक कमरे में कैसे ब्रह्म स्थान बनाया जा सकता है? तो आप ध्यान कीजिए, जो पुराने घर होते थे उसमें बड़े बड़े कमरे होते थे। उसका कॉज यही होता था कि पलंग, शीशे वगैरह साइड में रहे और बीच का स्थान खाली छोड़ दिया जाता था कि व्यक्ति को अगर कोई काम करना है, जमीन पे उठना बैठना है, लेटना है, एक्सरसाइज करनी है, वो आराम से कर सके। पर आज की डेट में कमरे का साइज जो है 12-14 का या 14x15 का हो गया है, जिसमें एक डबल बेड आता है और साइड में एक गैलरी होती है अंदर आने जाने के लिए। इससे ज्यादा स्पेस नहीं होता। खैर, अगर ऐसी स्थिति भी है तो घर के बीचों बीच एक ब्रह्म स्थान बनाया जा सकता है, और ब्रह्म स्थान यदि खुले मुख का हो, जहां पर सूर्य की किरणें आती हो, तो बहुत ही अच्छा है। और यदि अगर आपके घर में धूप ना भी आती हो, तब भी ब्रह्म स्थान को खाली रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है। अब यहां पर क्योंकि हमारे घर छोटे हो गए, तो फेंगशुई ने उपाय दे दिया। सर वास्तु का एक उपाय नहीं, मिनट। एक मिनट, ये वास्तु का उपाय नहीं है, मैं आपको एक उपाय भी बता रहा हूँ। एक उपाय दे दिया उसने। क्या कहा? जो घर की रूफ है, छत है, वो भी एक तरह से वास्तु पुरुष के अंतर्गत आती है। तो रूफ के बीचों बीच वाला हिस्से को पीले रंग में रंग दे। पीला रंग यानी सूर्य की किरणों में रंग दे। इससे भी ब्रह्मस्थान जागृत हो जाता है। अब आप इसको मानना चाहें तो माने, ना मानना चाहें तो ना माने, मैं इससे सहमत नहीं हूं। लेकिन ये फेंगशुई का उपाय है। जिनके घरों में स्थान नहीं होता वो ऐसा करते हैं, और ये सुनने में आता है कि उनको फायदा मिलता है। अब आप कहिए ममता जी। ममता जी, आप कुछ कह रहे थे? ममता जी। सॉरी। हाँ जी सर। जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आप कह रहे थे बीचों बीच का स्थान होना चाहिए, तो फेंगशुई ने तो ये उपाय बता दिया, मगर जो फ्लैट सिस्टम है उनमें तो वो बिल्डर बना देते हैं होंगे आजकल, पर जो हम लोगों ने पुराने बना रखे हैं उनमें जैसे हमने बीच में नहीं छोड़ रखी जगह, और जो शाफ्ट ही जिसे कहेंगे ना, जी। आंगन टाइप में आजकल शाफ्ट ही छोड़ते हैं वो बीचों बीच। हम्म। मगर हम मतलब जब हमारे तो बीच में नहीं छूटा, हमारे साइड में छूटा हुआ है वो, तो बीच की जगह पे तो मतलब एक किस्म का वो आने जाने का रास्ता सा बना हुआ है। जी, ब्रह्म स्थान और शाफ्ट अलग अलग चीजें हैं। जो आपके अच्छा। घर का केंद्र है उसको हम्म। ब्रह्म स्थान बोला गया है। ठीक है। और शाफ्ट होती है धूप, हवा, पानी, जहां से मतलब बेसिकली हवा के लिए बनाई जाती है शाफ्ट।
कि वहां से हाँ हवा। मगर हाँ मगर सर आजकल तो वो बीच में ही बनाते हैं ना, ताकि वो एक जगह खाली भी रह जाए, और वो जो आप कह रहे थे धूप का स्रोत भी बन जाती है थोड़ी। एक चीज मैंने शुरू में बोली थी कि हम्म। वास्तुशास्त्र जब आप जमीन से मकान बनाते हैं तब ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है, उसका कारण यही था। हम्म। ठीक है, अब आप आ गए फ्लैट में। फ्लैट में आप हम्म। ये निकाल लीजिए आपके घर का केंद्र कौन सा है, उस स्थान को खाली कर दीजिए। ठीक है, जो भी आपके घर का ब्रह्म स्थान है उसको खाली कर दीजिए, और उसी के ऊपर फेंगशुई का जो उपाय है कि वहां पर पीले रंग का वो करवा दीजिए, पेंट करा दीजिए। क्या करवा दें सर? पीले? पीले रंग का पेंट। पीले रंग का पेंट। जी, तो आपका दोनों हो गया ना कि आपके घर में जगह भी नहीं है और आपने उपाय भी कर दिया कि ब्रह्म स्थान खाली कर दिया और ये कर दिया। आपकी लाइफ में 19-20 फर्क तो जरूर आएगा आएगा, क्योंकि आपकी सोच बदली है तो चीजें बदलेंगी बदलेंगी। क्लियर? जी सर। सर सॉरी, थोड़ा सा एक और जानकारी ये चाह रही थी, जैसे बीचों बीच का तो जो मानेंगे घर का, हम्म। वो आंगन मतलब जो सॉरी, आप क्या वर्ड बोल रहे थे आप? आप सेंटर। अभी क्या, सेंटर पॉइंट जो है वो किस तरीके से लेते हैं हम? जहाँ से हमारा वो अंदर का शुरू हो जाएगा उधर से लेंगे कि नहीं नहीं, कैसे आपके करेंगे? घर का जो कारपेट एरिया है हाँ। उसका सेंटर। कारपेट। अच्छा, उसका सेंटर कारपेट एरिया का। ठीक। बट सर और मेरे जैसे हिसाब एक से तरीका मैं तो आपको बता देता हूँ। मेरे एक कारपेट एरिया में तो रास्ता पड़ता है सर, जो सेंट्रल एरिया बनता है हिसाब से। अच्छा, अब आप एक एक सिंपल लॉजिक लगाइए। मान लीजिए हम्म। आपके कारपेट एरिया में रास्ता है आने जाने का। हाँ जी, मतलब कमरों में एक से दूसरे कमरे में, मतलब एक जैसे अधिकतर अब होते आप हैं ना दो बेड। जी, एक हम्म। ऐसा स्थान का, एक ऐसी कल्पना कीजिए आप हैं और हम्म। आपके पास कभी कोई आ रहा है, 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 आप अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते। आपको कैसा अनुभव होगा? ममता जी बुरा बताइए। होगा। बुरा ही लगेगा सर। तो आपके ब्रह्म स्थान की ये स्थिति है और ब्रह्म स्थान पीड़ित है, यानी आपका जो वास्तु पुरुष है वो पीड़ित है, इस दुख को भोग रहा है, तो आपको वो सेम दुख लौटा देगा। आपके घर में सभी लोगों की स्थिति यही रहेगी। आप लोग जरूरत से ज्यादा बिजी रहेंगे क्योंकि आपके हम्म। पास स्पेस नहीं है, नए अवसरों की खोज नहीं कर पाएंगे, और पूरी जिंदगी आप एक दायरे के अंदर ही अपने जीवन को बिता देंगे। तो सिंपल भाषा में बोलूं तो आप लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। अब फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब ये नहीं है कि आपकी आय और लोगों की तुलना में कम होगी। हो सकते हैं आपके घर में करोड़ों रुपया डेली का आता हो, पर आप उस पैसे को अपने भोग के लिए यूज नहीं कर सकते। ये रिस्ट्रिक्शन आप पर लग जाएगी। अब आप बताइए। सर बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो उसका उपाय क्या करें? इसका उपाय सिर्फ एक ही है, ब्रह्मस्थान को खाली करिए। सर वो तो खाली हो ही नहीं सकता ना, मतलब नहीं हो सकता जैसे। तो नया घर देखिए। देखिए, आपके शरीर में बीमारी आती है, आप उस बीमारी हम्म। का इलाज कराते हैं या उसके साथ साथ जीना शुरू कर देते हैं? अगर उसके साथ साथ मगर। जीते रहते हैं आप जीवन भर हम्म। तड़पते रहेंगे। उसका इलाज कराएंगे, वो ठीक हो जाएगी, आप सुख का अनुभव करेंगे। ऐसे ही यदि आपने घर खराब ले लिया है, कई बार होता है हम घर खराब ले लेते हैं या वहां का वास्तु पुरुष हमारी ऊर्जा के अनुसार नहीं होता, तो हमें वहां से हट जाना चाहिए। ठीक है? और एक चीज देखिए, हम हम्म। तरक्की का आकलन कैसे करते हैं कि हमें सारे सुख चाहिए, घर में एसी भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। हम ये नहीं सोचते कि इससे बीमारियां लगती हैं, इससे हम परेशान होते हैं, इससे हमारी तरक्की बाधित होती है। उसके बनस्पत हम एक छोटे से एरिया में चले जाएं, छोटे घर में चले जाएं, और हमारा मन खुश है, तो हम धीरे धीरे तरक्की करते हुए उससे बड़ी चीज बना सकते हैं। हम अपनी ऊर्जा को या तो ह्रास में, चीजों को खराब करने में, चीजों को बनाए रखने में लगा सकते हैं, या हम अपनी ऊर्जा को आगे तरक्की के लिए लगा सकते हैं। ये हमारी चॉइस होती है। ये जो हमारा शास्त्र है, ये शास्त्र हमें पॉजिटिव रहने की कला ही सिखाता है। ठीक है, तो हमें कुछ नियम दिए गए शास्त्रों के द्वारा और बताया गया कि इसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करो कि कैसे कैसे करना है। तो लोग बुद्धि का प्रयोग ना करके उसके वैसे के वैसे ही अर्थों को निकाल लेते हैं और चमत्कार की उम्मीद रखते हैं। तो चमत्कार नहीं होते जब तक आप अपने अंदर पॉजिटिविटी नहीं लाएंगे। तो सर आप थोड़ा सा मुझे गाइड कर सकते हैं कि अब जैसे कि जो बनता है ब्रह्म स्थल,
वहां से तो हमारा घर का एंट्रेंस होता है, सब लोग वहीं से एंटर करेंगे और वहीं से निकलेंगे अपने रूम्स में जाने के लिए। तो उसको मैं किस तरीके से कर सकती हूँ, थोड़ा आप गाइड कर सकते हैं? मतलब क्या चीज उधर चेंज करे, मतलब वो आप दरवाजा हटाए वहाँ एंट्रेंस का, वहां पे ठीक है? जो भी भारी चीज है, जो भी भारी चीज है उसको हटा दीजिए, खाली कर दीजिए उस स्थान को। आने जाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उस स्थान को खाली रखिए। ठीक है। नहीं, खाली तो है सर, सिर्फ एक दरवाजा लगा हुआ है, दरवाजे से लोग आते हैं जाते, गलिया जैसे वो उधर से ही निकलेंगे, गलियारा टाइप हो जाता है एक रूम से दूसरे रूम के जाने का, बस वही जगह बन जाती है। छोड़ दीजिए, आगे सुनिए। वहां हम्म, पर कभी भी गंदगी ना रखें, जैसे किसी ने चप्पल उतार दी, जूते उतार दिए, झाड़ू रख दी, ऐसी कोई चीज ना हो। ठीक तीसरा, है। वहां पर एक हम्म, आला बना दीजिए और एक दीपक हमेशा जलता रहे। उस स्थान को रिस्पेक्ट दीजिए और अपने घर वालों को भी सिखाइए कि जब भी वहां से निकले उस दीपक को प्रणाम करके निकले। आप देखेंगे घर में परिवर्तन आना चालू हो जाएगा। सर वैसे तो मतलब उसके सामने ही मंदिर है, उसी रास्ते के सामने ही हमने मंदिर रखा हुआ है और वहीं पे जोत भी जलती है देखिए सुबह शाम। अब मान लीजिए मंदिर, अब आपका ब्रह्म स्थान है, वो ब्रह्म स्थान आपका मंदिर किस तरीके को इंडिकेट कर रहा है? ब्रह्म स्थान तो बीच का स्थान हो गया, तो हाँ, आपका मंदिर मगर कौन से दिशा में रखा हुआ है? नहीं, मतलब वही कह रही थी ना, वो बीच का रास्ता है और उसके सामने जो खुला एरिया है, वो कमरा हमने उधर बाउंड्री नहीं बनाई, उसको खुला ही रहने दिया, उधर दरवाजा नहीं लगाया था, उधर मंदिर बना दिया और फिर इस तरफ से निकल के कमरे में चले जाते हैं अपने अपने। नहीं, तो तो वो कौन सी दिशा में है जो खुला स्थान है? अगर वो साउथ दिशा में चला गया तो वो तो आपका कुछ भी तरक्की नहीं होने देगा आपके घर में। खुला स्थान, खुला स्थान की बात कर रहे हैं आप? खुला स्थान तो ब्रह्मस्थान तो एक गोल चक्र है, 360 डिग्री का होता है ब्रह्मस्थान। आप कहीं भी तीन जा सकते हैं, उसे पूर्व में भी जा सकते हैं, दक्षिण में भी जा सकते हैं। तो आप उससे जो आपने मंदिर बनाया कौन सी दिशा में बनाया? मैंने मंदिर तो मेरा बना हुआ है उत्तर दिशा में। अब उत्तर दिशा में मंदिर बना रखा है तो वहां पे देवी देवता कौन से बैठा रखे हैं? सर ऑलमोस्ट सारे ही हिंदू देवती देवता की फोटो लगा रखी है। ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके रिश्तेदार ही आपको धोखा देंगे, आपके रिश्तेदार आपको नोच के खा जाएंगे। रिश्तेदार? जी। सर रिश्तेदार क्यों नोच के खा जाएंगे? आपने जल के क्षेत्र में अपना घर रखा हुआ है, मंदिर का मतलब आप स्वयं है। अच्छा। आप बहुत सहानुभूति वाले लोग हैं, यानी आप लोग बहुत सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं, आप सारे पूरा परिवार। जब आप सॉफ्ट हार्टेड हैं तो जो लोग आपके नजदीकी हैं वो कौन है? या तो आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार। तो ये हाँ आपसे जी। खाएंगे। अच्छा। जी। अब आपकी लाइफ में ये घटना घट रही है नहीं घट रही, ये देवी देवता निर्धारण करते हैं वहां पे कौन कौन से देवी देवता आपने बैठा रखे हैं। अगर कोई उग्र देवता बैठे हुए हैं तो आप अपने रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचाएंगे, और अगर कोई सौम्य देवता है तो आपके रिश्तेदार आपसे फायदा उठाएंगे। बस इस तरीके से निर्धारण होगा। बट सर मतलब ऑलमोस्ट मिक्स ही है ना सारे भगवान, सभी भगवानों की मूर्तियां हैं। मूर्ति नहीं, मतलब फोटोज है, फोटोज रखी हुई हमारे हैं। घर में सबसे बड़ी गलती यही है कि हम अपने सही पैटर्न्स को नहीं पहचानते हैं। जब हम इनको पहचानना सीख जाएंगे तो हमें रिजल्ट मिलने चालू हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आप अपने रिश्तेदारों की कंडीशंस बताइए कैसी हैं। सर रिश्तेदार तो अच्छे हैं, वेल टू डू ही हैं, बट अभी और तक ऐसा जो आप बात कह रहे हैं वो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि किसी ने किया हो। तो पड़ोसी? पड़ोसी थोड़े स्ट्रांग हैं, आजू बाजू सब तरफ से। हाँ, मेरे कहने का मतलब रिश्तेदार हमारे सबसे नजदीकी होते हैं, पड़ोसी हमारे सबसे नजदीकी होते हैं, तो इन्हीं लोगों से आपको नुकसान होता है। अब ये नहीं है कि सारे ही नुकसान करेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो हम्म। आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा हम्म। लॉजिक है। इसमें कोई वो नहीं है। अभी मेरे को आपके घर की दिशा नहीं पता, मुझे आपके मंदिर की दिशा नहीं पता, जो आपने बताई मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको उत्तर दे दिया। हम्म। चलिए आगे चलते हैं। हम्म। आ, तो सर फिर मतलब ये मंदिर फिर मैं उत्तर दिशा से हटा दूं? देखिए मंदिर आपका या तो पूर्व दिशा में हो या हम्म। उत्तर पूर्व दिशा में हो। उत्तर दिशा में मंदिर नहीं रखा जाता। अच्छा, उत्तर पूर्व में कोना पड़ रहा है ना?
उत्तर पूर्व कोने पे पड़ते हैं, घर का कोना मतलब उसी कमरे में हम्म, साइड की कोने की दीवार हो जाती थी, अगर इसलिए उत्तर हमने। पूर्व में मंदिर है तो वो सही दिशा में रखा हुआ है। नहीं, मंदिर जैसे खरीदा हुआ मंदिर है, थोड़ा बड़ा सा साइज का, ज्यादा बड़ा भी नहीं, एक फिर नॉर्मल। अगर आप ऐसे कैलकुलेशन लगाएंगे तो हर चीज को कैलकुलेट किया जाना चाहिए। अच्छा। मंदिर वहां रखा हुआ है, खुले में मंदिर रखा है तो मंदिर को खुले में नहीं रखते। अच्छा। ये भी दोष, हाँ, ठीक ये है। भी दोष है। हाँ हाँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सुनिए। ये अभी आपका देखने का नजरिया है कि सूर्य हमारा यहाँ से उग रहा है, ये उत्तर पूर्व है। पर घर हम्म। का जब नक्शा बनता है तो वो उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि उत्तर दिशा भी आपको पूर्व दिशा दिख सकती है। तो इसका सही आकलन जो कंपास होती है उसके माध्यम से किया जाएगा। हाँ सर, कंपास के ही हिसाब से मैंने देखा था कि ये उत्तर में पड़ता है मंदिर, और वो मैं मंदिर उत्तर पूर्व में ही रखना चाहती थी, बट मुझे इसलिए वो लगा क्योंकि पूर्व में रखती हूँ तो मंदिर की, हमारा मुंह पूर्व की तरफ होगा, मंदिर की तो पीठ हो गई ना, देवी देवता की तो पीठ हो गई। और जी। अगर फिर नहीं तो कोने पे हो रहा था, मतलब दोनों दीवारों का कोने पे बिल्कुल उत्तर पूर्व आ जाता था। देखिए अब तो यहाँ फिर पे एक थ्योरी और है, इसको आप नास्तिक बोल सकते हैं पर वास्तव में थ्योरी यही है। जो उत्तर पूर्व कोण है वो ईश्वर का घर माना जाता है, यानी वहां पर व्यक्ति को सबसे ज्यादा मानसिक शांति का अनुभव होता है। तो पहले क्या होता था कि उत्तर पूर्व कोण को खाली रखा जाता था। खाली रखने का मतलब यह है कि व्यक्ति वहां जाए, ध्यान करे, पूजा पाठ करे, एक्सरसाइज करे, ये मतलब होता था। बाद में लोग जब मूर्ति पूजा करने लगे तो उन्होंने कहा जी उत्तर पूर्व में ईश्वर का घर है, तो ईश्वर वहीं बैठा दिए उन्होंने। अब जब वो उत्तर पूर्व में उन्होंने अपने घर से बैठाए तो सही मायने में उत्तर पूर्व में ब्लॉकेज लग गई है, ईश्वर की पीठ है उत्तर पूर्व में। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं इसी को हम वास्तुशास्त्र में अध्ययन करते हैं। अब यदि आप मंदिर बनाना चाहते हैं तो आपके देवता पे, आपके कुंडली के प्रभाव से देखा जाएगा कि आपका मंदिर किस कोने में होना चाहिए, किस जगह आपके ईश्वर की पीठ होनी चाहिए। तब आप मैक्सिमम बेनिफिट दे सकती है, और इसको हम किताबों के माध्यम से नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें रियलिटी में उतरना होगा, उसको जीना होगा, और तब हमें पता लगेगा कि ये चीज कैसे काम करती है। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं सर, कि इसी वजह से मैंने मतलब नहीं रखा था कि पीठ हो जाती है भगवान की, और हमारा तो मुंह होता है जी। भगवान की तरफ, मगर वो भगवान की तो पीठ हो जाती है, इस वजह से मैंने रखा नहीं था, पता नहीं मेरे मन में आया, दिल नहीं करा मेरा ऐसे करने का, इसलिए मैंने फिर नॉर्थ में कर दिया था। उत्तर पूर्व कोण बिल्कुल खाली होना चाहिए। अच्छा, उत्तर पूर्व कोण में मतलब कुछ भी ना रखे, खाली कर दें बिल्कुल घर खाली का वो। करते हैं जहाँ पर सूर्य का देखो मैंने सबसे पहले यही चीज बताई कि ये जो आकाश का स्थान है वो खाली होना चाहिए। वहां पे हवा, पानी, धूप इत्यादि की आवागमन होना चाहिए। धूप पड़ती हो, सीधी पड़ती हो, पानी आता हो, तो सीधी सी बात है वहां पे एक छोटा मोटा उद्यान बनाया जा सकता है। उस उद्यान में आप डेली सुबह शांति पाठ करें, आत्मनिरीक्षण करें, योगा करें। आपकी सेल्फ एनहेंसमेंट होगी, सेल्फ ग्रोथ होगी, इससे आपका दिमाग खुलेगा। तो लोगों ने क्या करा, क्योंकि जगह का अभाव हुआ तो उन्होंने मूर्ति स्थापित कर दी कि ये ईश्वर का स्थान है, जबकि पहले ही वहां बता दिया गया कि वहां पर खाली रखो, आकाश का स्थान है। तो ईश्वर को आकाश के समरूप माना जाता है, या आकाश के बराबर माना जाता है, या आकाश की तरह ईश्वर को असीम माना जाता है। इसलिए ईश्वर को वहां बैठा दिया गया। पर सही मायने में स्थूल रूप से आपने वहां पर एक तत्व की प्रतिष्ठा कर दी है। हम जब ऊर्जाओं का खेल खेल रहे हैं तो वहां पे तत्व क्यों रखना? तो वहां पर इसका कोई मतलब नहीं है। और वैसे तो सनातन धर्म में घर में मंदिर बनाने की ही मनाही है। जी सर, ये तो बात आप ठीक कह रहे हैं, बट बड़े बड़े बुजुर्ग अब जैसे जा नहीं पाते मंदिर वगैरह, तो फिर इसी वजह से तब से बनता ही गया। देखिए मंदिर, अब मेरी मान्यता इन चीजों को लेकर बिल्कुल अलग है, तो हम इस पे ना ही बात करें तो ज्यादा अच्छा है। मैं नहीं, ईश्वर, वो ठीक। लेकिन हाँ। इस रूप में नहीं मानता। हम लोग आगे चलते हैं। पर आप आध्यात्मिकता को मानते हैं कि इंटरनली भगवान को याद कर लिया तो वो मंदिर अपने अंदर ही है। भगवान को मानने का मतलब ये है कि आप लोगों की मदद करें, लोगों का सहयोग करें, अपने दिल को साफ रखें, उनसे बेवजह किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। जी। तो सही मायने में हमें इसको समझाने के लिए कहा गया कि हम ईश्वर का अंश हैं। अगर मैं अंश हूं तो आप भी अंश हैं।
और मैं यदि आपको नुकसान पहुंचा रहा हूँ और मूर्ति के आगे घंटी बजा रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ, अपने घर में किसी को पूछ नहीं रहा, झगड़ा कर रहा हूँ, तो ऐसे ईश्वर को पूजने से क्या फायदा? सर लेकिन अगर प्रॉपर एक मंदिर नहीं भी बनाया जाए, कि एक छोटी सी एक फोटो टांग ली जाए, कि वो एक फिक्स स्थान हो जाता है वहां पे पाठ पूजा करने का, बैठने का, कि एक सिर्फ यादगार के लिए, कि हाँ बार बार ईश्वर की फोटो देखकर हमें उनका ध्यान आए कि हमें उन्हें याद रखना है और अपने चीज बताऊं, मन में। जिस भी देवी देवता को, जिस भी संत महात्मा को आप पूजेंगे, इसका मतलब ये है कि आप में उसके गुण आ गए हैं। जी सर। ठीक है, आप देखिए जी शिव को पूजते हैं, भगवान शिव को पूजते हैं, वो अ, नियमों को मानना पसंद नहीं करते। जो भगवान जी। कृष्ण को पूजते हैं वो फाइनेंस को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। तो हम्म। अलग अलग, जो हनुमान जी को मानते हैं वो शारीरिक बल को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। तो जी ऐसे ही अलग अलग जो हम ऊर्जाएं प्राप्त करते हैं, उसी तरीके की सोच विचार बुद्धि हमारी हो जाती है। जी। आध्यात्मिक व्यक्ति ईश्वर को मानता है, सबसे ज्यादा मानता है, लेकिन वो मंदिर नहीं जाता। उसका सोचने का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। हम्म। वो लोगों के रूप में ईश्वर को देखता है। जी ठीक है। सर एक था ये जानना चाहती थी, मतलब जैसे आप कहते हैं उत्तर पूर्व का कोना खाली रखना चाहिए, बट अब जैसे कमरे बनते हैं तो हर कमरे में एक उत्तर पूर्व का कोना होता है ना, जी, तो हर कमरे में उत्तर पूर्व का कोना जो है वो खाली होना चाहिए। खाली रखना चाहिए। जी। ठीक है, अब आपके पास स्पेस जैसा है उसको उसी हिसाब से मैनेज करना आपको आना चाहिए। देखिए, ये जो वास्तुशास्त्र है, ये पहले शहरों पे लागू होता था कि यहाँ पर पार्क होना चाहिए, यहाँ पर बिल्डिंग्स होनी चाहिए, यहाँ पर नाले बहने चाहिए, इस तरीके से बनाया गया था। पर लोगों ने उसको घरों पर करा, तो तब लोगों के पास बड़े बड़े घर होते थे, जैसे राजमहल हो गया। आज भी लोग वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन कर सकते हैं। कैसे? आप 1000 गज की जगह लीजिए, उस पे 200-300 गज का मकान बनाइए, बाकी जगह खाली रखिए। आप वास्तुशास्त्र के नियमों का आराम से पालन करिए। लेकिन अगर आप लेते ही जगह 100 गज की है और उसमें भी वास्तुशास्त्र ढूंढ रहे हैं, तो उसमें तरीका यह है कि जो आपका उत्तर पूर्व का पोर्शन है वो खाली रखिए। अब मान लीजिए आपके पास जमीन भी नहीं है, आपके पास फ्लैट है, तो आपका जो उत्तर पूर्व का कोना है, कोशिश करिए कि वो स्थान खाली रहे। वहां पर आप अपना ध्यान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। अब शांति पाठ करने का मतलब यह है कि कोई किताब लेके बैठे हैं, ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। वहां पे ईश्वर को स्थापित करने के लिए किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। ये लोगों की मान्यता है कि वहां पर ईश्वर होना चाहिए। ईश्वर तो हर जगह है, कहाँ नहीं है? तो उसको खाली स्थान इसलिए रखा गया ताकि व्यक्ति वहां पर बैठकर आत्म मंथन कर सके कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। तो हमारे देखने का दृष्टिकोण है कि हम किस चीजों को किस तरीके से देखते हैं, और जैसा हम देखेंगे वैसी हमारी मान्यता होगी, और जैसी मान्यता होगी वैसी ही चीजें हमें मिलने लगेगी। सर, इसमें हम जैसे आपने बोला कि ब्रह्म स्थान जो है वो खाली रखना चाहिए। जी अ, अब जैसे रूम्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि उसमें कबर्ड्स और बेड आ जाते हैं, हमारे डबल बेड। जी। तो इसमें इसमें हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि फोल्डिंग बेड्स, या मतलब फोल्डिंग सोफा कम बेड वगैरह करके कर लें, तो चीजों की स्पेस की सेविंग हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। अच्छा देखिए, जैसे आपने घर के बारे में ब्रह्मस्थान बोला, मनुष्य जी के शरीर में उसका पेट जो है वो ब्रह्मस्थान है। ठीक है, दीपा जी माइक खोल लीजिए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कुछ। हाँ जी सर। हमारा पेट जो है वो ब्रह्मस्थान है, खाली है ना बिल्कुल। ठीक है सर। इसमें जो भी डालोगे सब खत्म होता चला जाएगा। ठीक है, जी। अब आपके पास रोटी सब्जी चावल नहीं है और आपको भूख हम्म। लग रही है। आज आपने चाउमीन खा ली, कल आपने चाउमीन खा ली, परसों आपने बर्गर खा लिया, तरसों आपने समोसा खा लिया, उसके बाद आपने ब्रेड पकौड़ा खा लिया, छोले भटूरे खा लिए। पेट तो आपका डेली भर रहा है ना, जी। पर क्या आप स्वस्थ रह पाओगे ये सारी नहीं सर। चीजें खा के? क्यों? नहीं, क्यों? जंक फूड है सर वो। बिल्कुल। इसी तरीके से अगर आपका ब्रह्म स्थान खत्म हो जाता है तो कोशिश करिए कि ब्रह्म स्थान को खाली रखें। जी सर। ये आपकी मान्यताओं को स्पेस देता है। स्पेस का मतलब स्पेस है। जब आपके सोचने समझने की क्षमताएं खुलेंगी तभी आपकी ग्रोथ होगी। अगर आप सोच समझ नहीं सकते तो आप में फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं होती। झगड़ों में उलझ कर रह जाते हैं। यही वो सिद्धांत है जिसके पीछे वास्तुशास्त्र हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, मैं बेसिकली सर मैं यही कह रही हूँ कि बोल रहा हूँ। अब मान लीजिए आपके कमरे में इतना स्पेस नहीं है कि ब्रह्मस्थान खाली छोड़े, तो मैंने जो फेंगशुई का असर बताया कि आप फेंगशुई का वहां पे वो बना लीजिए,
उसे पीला कर दीजिए। अपने उस कमरे की खिड़कियों को खोल के रखिए ताकि वहां पे ताजी हवा आए। जब हवा ताजी आएगी तो नेचुरल है, मन ठंडा रहेगा। पर यहाँ पे दिशा का ध्यान रखना है, जो हवा है वो उत्तर पूर्व की तरफ से आए। ठीक है। तो जब भी आप मान लीजिए आपकी खिड़की आपकी गलत दिशा में बनी हुई है और आपके कमरे में स्पेस है उत्तर पूर्व का, तो उसको तुड़वा के उसको वहां शिफ्ट करा दीजिए, आप देखेंगे किससे बदल जाता है। लोग एक्चुअली वास्तुशास्त्र आपको सिद्धांत बताता है सिर्फ, अब लोग उस सिद्धांत को फॉलो नहीं करते, मकान बना लेते हैं, फिर उनके घर में दिक्कतें आती हैं, फिर वो कहते हैं जी ये तुड़वा के ये बनवा लो, वो कहते हैं जी तुड़वाने में एक्स्ट्रा पैसा कौन खर्च करे, तो वहां पर मुसीबतें बनी रहती है। फिर इसी को देखते हुए फेंगशुई आई कि भैया एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जा सकता है। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप वहां पे पानी रख लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो, एक पीतल की मूर्ति रख लो, मिट्टी की मूर्ति रख लो, इस तरीके से उस क्षेत्र की एनर्जी को कुछ समय के लिए एनहेंस कर दिया जाता है। फिर जब उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, जो हमें दिखाई तो देती नहीं है, वो फिर भी वहीं पड़ी है, तो वो फिर वेस्ट बन के नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करनी चालू कर देती है। इसलिए हमारे घर में साफ सफाई का विधान है कि अगर किसी चीज पे कोई परत पड़ गई है तो उसे डेली साफ करो, तो ऐसा करने से वो चीज एक्टिव हो जाती है। ठीक है। जी सर। अब आप बोलिए क्या कह रहे थे। सर मैं वही कहती थी कि जैसे हमारे छोटे से रूम्स होते हैं आजकल, बेडरूम्स जिनमें कवर्ड और डबल बेड होता है, तो वो ब्रह्मस्थान खाली मिलता नहीं है ज्यादातर, अगर हम सेंटर प्लेस बोले। तो मैं ये पूछ रही थी कि डबल बेड का हम सब्स्टिट्यूट जो है, सारे रूम्स में तो नहीं हम ऐसा कर सकते, बट एक आधा रूम में हम जैसे सोफा कम बेड ले लिया कि उसको जरूरत पड़ने पर ही खोला गया, बाकी दिन में उसको बंद रखा गया कि हम हाँ, नीचे बैठ सके। बिल्कुल आप कर सकते हैं, नहीं तो दूसरे तरीके भी हैं, जैसे वहां पे हवा आनी चाहिए उस घर में, अगर हवा आती है, धूप आती है, तो भी उस घर के वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। भाई पंच महाभूत एक्टिव कर दीजिए, पंच महाभूत एक्टिव हो गए तो अपने भी दोष खत्म हो जाएंगे। सर पंच महाभूत एक्टिव करने का मतलब है कि आपकी सारी चीजों को बैलेंस कर दिया जाए। जी, आपको अलग से कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जी सर। आप कभी जापान के घर देखिए, कोई भी वास्तु के नियम के अनुसार नहीं बना और सब घरों में वास्तु के नियम लागू है, तभी जापान इतनी तरक्की करता है। जी आगे सर, चलते हैं। वास्तु के हिसाब से नहीं बना हुआ लेकिन नियम पालन करते हैं। जी, वो अपने घर को खाली रखते हैं, जमीन खाली रखते हैं, गद्दों की अच्छा। रात को जमीन पे सोते हैं, टेबल बना रखी है छोटी, उस पे खाना खाते हैं, इस तरीके का जीवन जीते हैं वो। तो उनके अच्छा। यहाँ पे सबसे ज्यादा वास्तु की एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, तो नीचे मतलब हम जैसे पहले गद्दे बिछाकर सोया करते थे, जी मतलब ऐसा कुछ करके सोया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, या आपके पास स्पेस बना रहेगा। सर आजकल बिल्कुल लो हाइट बेड जो है फ्लोर पे वो चल पड़े हैं अब। ये नहीं चलेंगे, कारण पता है क्या है, आप जी। जमीन के नजदीक पहुंचे हैं, जमीन तक नहीं पहुंचे, क्योंकि आप वुड पे सो रहे हैं, और वुड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। अच्छा। जमीन की एनर्जी तो आपको तब भी नहीं मिली, और आपको बस एक सुख मिल गया कि हाँ मैं जमीन के नजदीक। जमीन का ऑरा जरूर मिल गया, लेकिन जमीन की शक्ति नहीं मिली आपको। जी। ये तो बहुत। सर हाँ सर जी। जैसे आप कह रहे हैं नॉर्थ की तरफ से हवा आनी चाहिए, अगर दीवार सांझी हो दो घरों की तो नॉर्थ की तरफ फिर कैसे करेंगे? फिर तो ऐसे हवा। हाँ, ऐसे में क्या होता है, उपाय होते हैं। आप बड़े पाइप घर से निकाल के नॉर्थ दिशा में लगा दीजिए और वहां पंखा लगा दीजिए जो अंदर की ओर हवा खींचता है, वो आपके घर में हवा पहुंचा देगा अंदर। सर ये क्या उपाय। लगा बड़े? बड़े पाइप्स आते हैं, लगभग 3 फुट के या 5 फुट के पाइप ले लीजिए, चौड़े, इतने चौड़े चौड़े पाइप्स, उसमें पंखा लगा अच्छा। दीजिए, उसे नॉर्थ की तरफ मूव कर दीजिए, और उसे अपने उस कमरे में ले जाइए जहाँ पे आपको हवा चाहिए, वहां पे पंखा चला दीजिए। वो पंखा अंदर की ओर हवा फेंकेगा और आपके कमरे में नॉर्थ की हवा एंटर कर जाएगी। ओके, एग्जॉस्ट टाइप। एग्जॉस्ट है। इस तरीके से सिस्टम भी बनाया जा सकता है। चलिए अब सवाल कम करिए, क्योंकि सवाल आपके इतने सारे हैं, कोर्स तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। मकान इस तरीके से बनना चाहिए कि मकान को प्रकृति से मिलने वाले दृश्य, ऊर्जा और रोशनी मिलती रहे, यही आकाश का मेन पर्पस है। घर की प्रत्येक दिशा से आकाश नजर आना चाहिए। घर में प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास नेचुरल प्रकाश नहीं आ पा रहा, तो घर में लाइटिंग रखिए। अंधेरा रखना अशुभ माना जाता है, वो इसीलिए कि स्पेस खत्म हो जाता है। और घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए, केवल रात्रि को सोते समय अंधेरा होना चाहिए। अगला है पृथ्वी तत्व या पृथ्वी भूमि। पृथ्वी तत्व हमें जीवन में स्थिरता देने का काम करता है, भारीपन देता है।
गुरुत्वाकर्षण लाता है। ये सभी तत्वों में सबसे ज्यादा महत्व रखता है, कारण जो बाकी के तत्व हैं वो हल्के तत्व हैं और ये सबसे भारी तत्व है। इसी के कारण जो अन्य 3 तत्व हैं, जल, अग्नि और वायु, इनके अंदर मूवमेंट मानी जाती है। तो घर का नेतृत्व कोण यानी नॉर्थ वेस्ट साइड, सॉरी साउथ वेस्ट साइड, ये हमेशा भारी होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर पृथ्वी तत्व को माना गया है। इस स्थान पर हमेशा भारी भारी चीजें रखना, भारी भरकम निर्माण कराना, जैसे पिलर बनाना और ये सब होता है, इसके अंदर किया जा सकता है। यहाँ की जो भूमि होती है वो ठोस होती है, प्राकृतिक रूप से ठोस होती है। तो यहाँ पर पृथ्वी तत्व की जो ऊर्जा होती है सबसे ज्यादा मानी जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को अपने घर में बंद करा के रखना चाहिए। तो जितने भी आपके घर के गुप्त चीजें होती हैं, सेफ्टी की चीजें होती हैं, वो सब इस दिशा में रखी जानी चाहिए। जो भारी हो वजन में, ट्रंक हो गए, अलमारी हो गई, बेड हो गया, वो इस दिशा में होना चाहिए। पृथ्वी का गुण है सहनशीलता, इसलिए इस जगह को आप जितना चाहें भारी कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं, और होना भी चाहिए। पृथ्वी तत्व के संतुलन से मनुष्य में धैर्य और परिपक्वता आती है, यानी समझ बढ़ती है। ऐसे ही उसके कैरियर में अच्छे रिश्ते होते हैं, उसके कैरियर में ग्रोथ होती है, क्योंकि उसमें धैर्य होता है, समझने सोचने की क्षमता होती है। इससे रिश्ते टिके रहते हैं। और यदि घर में रिश्ते खराब हों तो समझ जाइए आपके घर का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र खराब है, अशुभ है, कमजोर है। और उसको शुभ करने के लिए आप उस स्थान पर कोई भी भारी चीज रख सकते हैं, रिश्ते बेहतर होते हैं। ऐसे ही जिन लोगों को पारिवारिक असुरक्षा की भावना हो, हस्बैंड वाइफ की ना बनती हो, पड़ोसियों से डर लगता हो, आस पड़ोस मोहल्ले से झगड़े होते हो, उनको अपने नैतित्य कोण पर कोई भारी वस्तु रख देनी चाहिए, विशेषकर लोहे की। या उससे भी अच्छा है कि कोई भारी पत्थर उठाकर वहां रख दिया जाए। ऐसा करने से इसमें फर्क आ जाता है। इस दीवार में कोई खिड़की, होल नहीं होना चाहिए। अगर होंगे तो घर में असुरक्षा की भावना जन्म दे रही। भवन निर्माण करते समय भूमि का आकार, प्रकार देखकर ही भवन का निर्माण के लिए जो जमीन चुनी गई है उसका चयन होना चाहिए। और विशेषकर जब भी आप चुनाव करें तो भूमि तत्व का जरूर ध्यान रखिए। और वहां पर जो नैतित्य कोण है वो ऊंचे स्थान की तरफ होना चाहिए। इससे घर हमेशा आपको सिक्योरिटी देगा। यदि खरीदा गया घर वर्गाकार या आयताकार हो तो ये ज्यादा शुभदायी या लाभदायक होता है। यदि सुख शांति के लिए चाहिए तो गौमुख घर होना चाहिए, बिजनेस व्यापार के लिए चाहिए तो शेरमुख घर होना चाहिए। इसी तरीके से जो असामान्य आकार के भूखंड होते हैं, जिनका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, जो आजकल फ्लैटों में यूज किया जा रहा है सिस्टम, इनको छोड़ देना चाहिए। ऐसे जो भूखंड होते हैं ये मनुष्य की ऊर्जाओं को खा जाते हैं। पैसा बहुत दे सकते हैं लेकिन मानसिक शांति खा जाते हैं। पैसा बहुत हो सकता है लेकिन इच्छा पूर्ति नहीं कर पाते, वो खर्चों में ही खर्च हो जाते हैं। और अगर पैसा बच जाए तो व्यक्ति खुद बीमार पड़ जाएगा, वो उसका भोग नहीं कर पाएगा। तो जीवन में सुख या समृद्धि किसी एक चीज को वो नष्ट कर देते हैं। सही भूमि को चुनने के बाद ही ऊर्जाओं को व्यवस्थित करके तभी घर का निर्माण करना चाहिए। इसके कुछ पॉइंट्स भी हैं, जैसे मिट्टी की गुणवत्ता की जांच। मिट्टी किस रंग की है, लाल रंग की है, काले रंग की है, पीले रंग की है, सफेद हल्की पीली है, दोमट है, कौन सी है, उसके हिसाब से मिट्टी की गुणवत्ता देखिए। जैसी मिट्टी की गुणवत्ता होगी आपके घर में वैसी ही अर्थ की व्यवस्था रहेगी। अर्थ यानी मनी की व्यवस्था बनी रहती है। भूखंड की दिशा,
किस दिशा में बना है, उसका आकार क्या है, उसका कटाव क्या है, उसका विस्तार क्या है। टी पॉइंट आदि, बिजली के खंभे, कूड़ा घर, अन्य सुविधाएं, डाकघर, पुलिस थाना, ये आपके घर से कितनी दूर पड़ते हैं, ये चीजें इससे देखी जाती है। ठीक है, कुछ पूछना है आपने इसके बारे में? सर डाकघर से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, आपके घर के आसपास अगर ये सुविधाएं हैं तो आपको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। नहीं सर, आपने कुछ मिट्टी मिट्टी का जैसे आपने बताया कि मिट्टी का रंग है। जब आप मकान बनाते हैं या खरीदते हैं, तब मिट्टी की जांच करी जाती है कि घर की मिट्टी कैसी है। जी अगर अच्छी है तो आपके घर में सुख शांति रहेगी, अगर खराब है तो उस मकान को छोड़ देना चाहिए। जैसे सर आपने बोला कि ये पुलिस स्टेशन या डाकघर जो है, हाँ, इनकी सराउंडिंग्स भी अफेक्ट करती हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर आपके घर के आसपास पुलिस थाना है तो आपके पुलिस थाने में शोर शराबा मचा रहेगा, कभी कोई चोर आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। अब मान लीजिए आपके घर पे नजर पड़ जाती है, तो हम्म। वहां पे आपको एक मतलब डर की प्रक्रिया, मतलब भय का एक विचार बैठ जाएगा आपके मन में कि कल को हमारे घर में भी ऐसा कुछ ना हो जाए। जी। पुलिस वालों की नजर से भी बचना पड़ता है। ठीक है ना? हम्म। किस नजरिए से देख रहे हैं। ऐसे डाकघर का है, डाकघर में आप देखेंगे सारे आदमी व्यस्त रहते हैं, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। ऐसे ही हम्म। आपके घर की मानसिकता बन जाएगी लोगों की। जी तो घर के आसपास होने चाहिए, लेकिन इतने दूर होने चाहिए कि आप उसकी कनेक्टिविटी से थोड़ा सा दूर हो। जी। ऐसे स्कूल है, मंदिर है, ये कहते हैं कि इन जगहों की परछाई नहीं पड़नी चाहिए घर पे। सर मंदिर की भी नहीं पढ़नी चाहिए? मंदिर की तो बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा। स्कूल की तो एक बार को चल जाता है, लेकिन मंदिर की नहीं पड़नी चाहिए। अब मान लीजिए स्कूल की पड़ गई, तो सारे बच्चे हैं, उदंड भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, हर तरीके के हैं। तो वही सारा माहौल आपके घर में क्रिएट हो जाएगा। अच्छा सर, इन सब चीजों से हल्की सी कनेक्टिविटी दूर हो तो ज्यादा बेटर है। मतलब दूर नहीं हो, पास हो, लेकिन इतनी भी पास ना हो कि वो आप पर हावी हो जाए। ठीक। सर वैसे कोई दायरा भी होता है कि इतने किलोमीटर या इतने मीटर से ऐसा कुछ करके? हाँ, दायरा होता है ये। 500 मीटर की दूरी सबसे बढ़िया दायरा है। जी सर। इतनी दूरी जिसे आप चल के पार कर सकें, बस। सर जैसे तो जैसे मेरे ख्याल से मेट्रो स्टेशन देखा है, हाँ सर। मेरे ख्याल से थाना देखा है, हाँ सर। तो दूर है ना वहां से। जी। इतनी सर वो तो 500 मीटर से ज्यादा दूर है ना आपका तो? हाँ जी, हाँ जी, इतनी दूरी चलती है कि आप अगर वहां जाना चाहो तो पैदल चल के जा सकते हो। सर हमारा तो 1 या 2 गली का फर्क पड़ता है। देखिए, एक अगर गली। गली में है वो पीठ पीछे है तो कोई दिक्कत नहीं है। जी। हाँ, सामने नहीं होना चाहिए, हम्म। या उस बिल्डिंग की आपके घर पे परछाई नहीं पड़नी चाहिए। जी। हाँ, इन चीजों का ध्यान रखना था जी। ममता जी बोलिए। सर जैसे मंदिर का अगर हो तो थोड़ी दूरी पे, मगर सामने खुला है तो घर से दिखता हो मंदिर, तो वो देखिए, ठीक मंदिर के नहीं बारे में ये बोला जाता है, मंदिर इतनी दूर हो कि उसकी आरती की आवाज आपके कान में ना आए। है, आरती की आवाज ना आए। ना आए, उसके घंटे जो बजते हैं उसकी आवाज आपके कानों में भले ही आ जाए, लेकिन आरती की ना आए। अब कारण क्या है उसका? देखो, जहाँ घंटा बजता है मंदिर का, वहां पे वाइब्रेशन क्लियर होती है, बैक्टीरिया का इफेक्ट कम होता है। जहाँ आरती होती है वहां पे मन जो है शांत होता है। हम लोग गृहस्थ आदमी हैं, हम लोगों को कमाने जाना है, पैसा चाहिए, परिवार पालना है। ऐसे में यदि मन की मंदिर की घंटियां सुन रही हैं और हम किसी से झगड़ा करते हैं तो हमें विरक्ति बहुत जल्दी आ जाएगी। इसलिए घर को मंदिर जो है उसकी ये बोला गया है कि उसकी परछाई या उसकी आवाज नहीं आनी चाहिए। लेकिन यदि आप बड़े बूढ़े हैं, आपका घर मंदिर के पास होना चाहिए, आपको शांतिदायक डेली नित्य पाठ सुनने चाहिए, सुनाई दे, वो घर आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो आप ये बताइए, आप बड़े बूढ़े होके वहां मंदिर के पास रहना चाहते हैं या अपने बच्चों को पालना चाहते हैं? बच्चों को पालना है, मंदिर से दूर होना चाहिए। बड़े बूढ़े हैं, मंदिर के पास होना चाहिए। तो घर में तो सभी तरह के होते हैं ना, बच्चे भी हमें पालने हैं और हमारे घर में बड़े बुजुर्ग भी हैं। जी, तो फिर इसलिए मंदिर इतना दूर हो कि उसकी जो प्रार्थनाएं हैं, जो आरतियां होती हैं, उनकी आवाज आपके कानों में ना पड़े, लेकिन जो घंटा बजता है उसकी आवाज आपके कानों में पड़नी चाहिए। इतनी दूर मंदिर होना चाहिए। आरती तो लाउड स्पीकर से होती है ना, तो इसलिए आवाज आती है। वैसे तो आरती की आवाज ना आए, मगर वो लाउड स्पीकर इस तरीके से लगे हुए होते हैं कि आवाज कई बार आ जाती है, इस तरफ के हो जाते हैं, हाँ, तो कई बार नहीं होते तो नहीं लाउड आती। स्पीकर ना हो आपके घर के आसपास। अब होता क्या, मान लीजिए बच्चों के पेपर चल रहे हैं और लाउड स्पीकर पे भक्ति वो चल रहा है, तो बच्चा
पेपर पढ़ने की बजाय ईश्वर का आशीर्वाद लेना ज्यादा अच्छा समझेगा कि भैया ईश्वर का कृपा कर दे तो मैं पास हो जाऊं। ये चीज बुरी है। पर सर इसका तो कोई उपाय भी तो नहीं है ना। हाँ, इन चीजों का आज की डेट में उपाय नहीं है, पर पहले इन चीजों के उपाय होते थे। और देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि हम शहरों का, महलों का नक्शा बनाने के लिए वास्तुशास्त्र का प्रयोग किया करते थे। अब हम लोग इसको चमत्कार के रूप में देखते हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हम इसे एनर्जी के रूप में देख रहे हैं, पहले हम इसे व्यवस्था के रूप में देखते थे। ठीक है, अब इन चीजों से बचा नहीं जा सकता, केवल आप समझ के इन चीजों में तालमेल बिठा सकते हैं। चलिए, अगला तत्व है जल। जल का आप अनुमान लगा सकते हैं कि सारी चीजें हमारी जल के बिना संभव ही नहीं है। और दूसरा, जितनी भी सभ्यताएं हुई है सारी ही नदियों के किनारे बसी हैं और विकसित हुई हैं। बाद में वो धीरे 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 जल से दूर दूर होते गए। और हमारे शरीर में लगभग 70% जल और दिमाग में लगभग 96% जल होता है। यदि इस जल में गड़बड़ हो जाए, मात्रा कम हो जाए, तो हमारी सारी स्थितियां चाहे शारीरिक हो मानसिक हो बिगड़ जाएंगी। इसलिए जीवन में जितना जल इंपॉर्टेंट है, उसकी व्यवस्था बनाए रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और वास्तुशास्त्र के दौरान भी जल को बहुत इंपॉर्टेंट तत्व माना गया है। ये माना गया है कि घर में अगर जल संतुलित अवस्था में है तो सात्विक ऊर्जा क्रिएट करेगा, और यदि इम्बैलेंस स्थिति पे है तो वो मनुष्य को रोगी बना देगा मानसिक रूप से। और जब व्यक्ति का मन खराब होता है तो शरीर भी धीरे धीरे खराब होता है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में जलाशय का निर्माण उत्तर या ईशान दिशा में करना चाहिए। इन दिशाओं में आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक, कुएं, बोरिंग, स्विमिंग पूल बना सकते हैं। अब ये देखिए, हमने थोड़ी देर पहले एक बात करी थी आकाश के लिए कि आकाश किस दिशा में होना चाहिए। आकाश की दिशा कौन सी थी? उत्तर पूर्व, यानी ईशान कोण थी। हाँ जी, उत्तर पूर्व थी। सर एक बार ईशान कोण समझा दीजिए। ईशान कोण, सॉरी, हमने स्पेस के बारे में बात की थी कि ब्रह्मस्थान और उत्तर पूर्व दिशा खाली होनी चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि यहाँ पर स्विमिंग पूल होना चाहिए और अंडरग्राउंड वाटर होना चाहिए, या टैंक होना चाहिए, कुएं में बोरिंग होनी चाहिए, स्विमिंग पूल वगैरह बनाए जा सकते हैं। तो हमने ईशान कोण को खाली कहाँ छोड़ा? वहां पर हमने उद्यान लगा सकते हैं, पानी के लिए स्विमिंग पूल बना सकते हैं, पानी इकट्ठा करने की चीजें रख सकते हैं। ये सारी चीजें जमीन के नीचे होनी चाहिए, ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये इसका प्रारूप बनता है। और ये जगह अगर खाली है, आप इस जगह पर अपने मन को शांत कर सकते हैं। इसी तरीके से हैंडपंप, भूमिगत पानी की टंकी, दर्पण, पारदर्शी कांच जल तत्व का निर्धारण करते हैं। ये सारी चीजें आप ईशान कोण में लगा सकते हैं। अब आपके घर में जो ड्रेसिंग टेबल है उसे आप ईशान कोण में लगाइए। रीजन, शीशा आपको आपका प्रतिरूप दिखाता है, आपका आपके बारे में बताता, आपको आपके बारे में बताता है, और ईशान कोण की तरफ पीठ करके खड़ा है। तो वहां पर आपको ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, वहां पर आपको दर्पण की आवश्यकता है। इसी तरीके से बरसाती पानी, साफ पानी का, जो पीने वाले पानी होते हैं उनका प्रभाव, सॉरी, हाँ, जो साफ पानी हुआ, पीने वाला पानी हुआ, उनकी जो वेस्टेज होती है वो उत्तर पूर्व की तरफ होनी चाहिए, यानी वो उत्तर से पूर्व की तरफ बहना चाहिए। आने वाला पानी स्टोरेज जो है वो आप करेंगे ईशान दिशा में, और निकलने की जो दिशा होगी वो होगी उत्तर पूर्व। इसी तरीके से स्नान घर के लिए जो पूर्व दिशा है वो अच्छी मानी गई है, और सेप्टिक टैंक के लिए उत्तर पश्चिम दिशा का चुनाव लाभप्रद रहता है। तो ऐसे हमें दिशा का चुनाव करना होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जल तत्व का संबंध नए और रचनात्मक विचारों, दूरदृष्टि, अच्छे स्वास्थ्य और हीलिंग एनर्जी से होता है।
जिन घरों में जल तत्व संतुलित होता है उसमें निवास करने वाले लोग ना केवल आर्थिक संपन्न होते हैं, सुख को प्राप्त करते हैं, बल्कि जीवन को भी बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने में समर्थ होते हैं। यानी जीवन को वो अच्छे से जीते हैं और समझदार होते हैं। ऐसे इसके साथ साथ वो व्यक्ति की जीवन शैली जो होती है वो भी अच्छी होती है। और जिस व्यक्ति का जल तत्व कमजोर होता है उसके घर में, परिवार में झगड़े बने रहते हैं। इसके लिए हमें क्या ध्यान देना होता है? अंडरग्राउंड वाटर टैंक की दिशा कौन सी है, ओवरहेड टैंक वाटर टैंक की दिशा कौन सी है, जल के बहने की दिशा कौन सी है, और अन्य जलाशय की भवन में अवस्थित क्या है, यानी नल के घर में कहाँ कहाँ पर लगे। तो ये आपका कोई क्वेश्चन हो, पूछना हो तो पूछ लीजिए। ओके, आगे चलते हैं। आगे है अग्नि। ये हमें ऊर्जा देने का काम करती है, इसे ऊर्जा तत्व भी बोलते हैं। शरीर में अगर हमारे गर्मी है तो हम स्वस्थ हैं, यदि ज्यादा गर्मी है तो हम रोगी हो जाते हैं। इसी तरीके से गर्मी का अभाव हो जाए तो भी हम ठंड के रोगी हो जाएंगे, खून का प्रवाह नहीं होगा तो हम कमजोर रोगी बन जाएंगे। ऐसे ही आपके घर में ऊष्मा और प्रकाश आते रहने चाहिए, रोशनदान होना चाहिए, खिड़की दरवाजे ऐसे बने हों जहां से रोशनी कम से कम जरूर आए। भले ही सूर्य की किरणें आपके घर में एंटर ना करे पर रोशनी जरूर आए, वहां से गर्म हवा जरूर आए। अगर ऐसा होगा तो आपके घर में सीलन नहीं होगी, आपका घर बैक्टीरिया फ्री रहेगा। और यदि ऐसा नहीं है तो घर में सीलन की बास आएगी, घर के व्यक्ति मानसिक रोगी होंगे, तनाव बना रहेगा, झगड़े का कारण बनेगा, घर में अधिकतर लोग बीमार रहेंगे। इसके लिए घर के दक्षिण पूर्व कोने में, जिसे अग्नेय कोण बोला जाता है, अग्नि तत्व का आधिपत्य माना गया है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने घर की गैस चूल्हा, अग्नि के इक्विपमेंट सारे उठा के अग्नि तत्व में रख दीजिए, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अग्नि तत्व माना गया है का मतलब यह है कि वो क्षेत्र, वो स्थान है जहां से हमें धूप, पानी, हवा मिल सकती है। तो लोगों ने इसका मतलब ये निकाल दिया कि यहाँ पे किचन होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए भवन में अग्नि से संबंधित समस्त कार्य जैसे रसोई घर, बिजली का मीटर आदि अग्नि कोण में लगाना चाहिए। अब देखिए, जिस चीज को मैं मना कर रहा हूं वही चीज मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। अगर आपकी रसोई अग्नि कोण में है तो आपके घर में आग लगने का डर कमजोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उस प्रकार की वायु का प्रभाव होता है। और यदि आप अग्नि कोण की खिड़की बंद रखते हैं तो आपके घर में बैक्टीरिया, झगड़े बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। पहले जो किचन होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, उनमें घर परिवार इकट्ठा होके बैठकर, एक जगह बैठकर खाना खाता था, वो होता था अग्निकोण। और उस समय उसको रसोई बोला जाता था। इसलिए आज की डेट में ये बोला गया है कि इस खाने में रसोई घर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो यहाँ मान्यताओं का फर्क आ जाता है। अब ये पूछा जाए कि आज की डेट में फिर रसोई घर कहाँ बनाए, तो नो डाउट इसी दिशा में बनना चाहिए, पर रसोई घर इतना बड़ा बनाइए कि वहां पर 4-6 लोग बैठकर खाना खा सके। अगर ऐसा रसोई घर नहीं है तो आपका अग्नि कोण में रसोई घर बनाने से कोई विशिष्ट लाभ नहीं मिलने वाला। घर का मीटर, क्योंकि उसमें अग्नि आती है, बिजली आती है, दक्षिण दिशा में है, तो ये वो दिशा मानी जाती है जो यम के प्रभाव में होती है। इसलिए मीटर वहां लगाने की वो की गई है, मान्यता दी गई है। और पहले क्या होता था, घर खुले खुले होते थे, वहां पर घर के अंदर से कोई एंटर ना करे तो दक्षिण दिशा की तरफ दरवाजे बना दिए जाते थे जहां से व्यक्ति आके मीटर की रीडिंग ले सकता था। हालांकि ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, पर इस तरीके से हो सकता है। अगर आप पुराने घर बने हुए देखेंगे जो 1950 के आसपास के या 60 तक के मान लीजिए बने हुए हैं, उसमें दक्षिण दिशा में ही बिजली के घरों के मीटर लगे हुए हैं। तो ये उसी चीज को इन्होंने एलोब्रेट कर दिया है। भवन में अग्नि तत्व के संतुलन होने से आर्थिक सुरक्षा की भावना स्थापित रहती है, क्योंकि ये मंगल का क्षेत्र होता है, शनि का क्षेत्र होता है, तो बनी रहती है। व्यक्ति मजबूत होता है, मेहनती होता है। इसी तरीके से वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार किसी भवन में अग्नि तत्व का सही संतुलन समाज और दुनिया में आपको प्रसिद्धि और पहचान दिलाता है, आपको मानसिक ताकत, आर्थिक संपन्नता दिलाता है, साथ ही आप में आत्मविश्वास भी पैदा करता है।
पर ध्यान दें, जल और अग्नि दो विपरीत गुणों से युक्त तत्व हैं, इसलिए दोनों को एक दूसरे के आमने सामने रखा जाता है। इसलिए दक्षिण दिशा आपकी अग्नि की दिशा और उत्तर दिशा आपकी पानी की दिशा मानी गई है। अंत भवन निर्माण के वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जो स्थान जल के लिए निर्धारित है वहां कभी भी अग्नि से संबंधित चीजें नहीं रखनी चाहिए, और जो अग्नि से संबंधित चीजें हैं उन्हें जल की दिशा में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने पर दोनों तत्व असंतुलित हो जाते हैं और प्रतिकूल ऊर्जाएं मिलने लगती हैं, जिससे घर के सदस्य प्रभावित होते हैं और वो मानसिक या शारीरिक रोगी हो जाते हैं। तो अग्नि तत्व को संतुलन करने के लिए किचन का निर्माण सही दिशा में करें। सर अग्नि वो वाली बात को एक सरल भाषा में बताइएगा, जो एक अभी मिनट, आपने बोला ना, अग्नि तत्व वाली जो आप बात बोल रहे थे, वो थोड़ी हाँ सरल एक भाषा में। बताता हूँ, एक मिनट। किचन का निर्माण सही दिशा में करें। अग्नि संबंधित वस्तुओं की अवस्थिति जैसे इन्वर्टर, बिजली का मीटर, एसी, फ्रिज, ये चीजें दक्षिण दिशा में रखें और ऐसी जगहों पर सूर्य के प्रकाश का पर्याप्त प्रबंध करना चाहिए। ठीक है। अब आपने जो पूछा कि सरल भाषा में बताऊं, एक बार दोबारा से क्वेश्चन दोहराइए। सर वो जो अभी आप दो चार शब्द ले रहे थे ना, अग्नि और वो, थोड़ा सा सरल में ये बातचीत समझा अच्छा दीजिए। देखिए, दक्षिण दिशा आपकी अग्नि की दिशा है और उत्तर दिशा आपकी जल की दिशा है। अब अग्नि की दिशा में अगर आप जल की चीजें रखेंगे तो आपके शरीर में या आपकी मानसिकता में अग्नि ज्यादा होगी, जल कम होगा। और जैसे ही आपने जल वहां रखा तो जल का प्रभाव आपके शरीर में बढ़ जाएगा और वो आपको प्रभावित करेगा। और दोनों क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है तो दोनों एक दूसरे की ऊर्जाओं को खाकर आपको रोगी बना सकती हैं। इसका ये मतलब था। अच्छा, तो सर जैसे किचन तो दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए, अग्निकोण में ही, जी मगर खाना बनाते हुए गैस हमें तो दक्षिण में फिर मुंह करके, मतलब हमें अपना खाना बनाना दक्षिण की तरफ मुंह करके रखना चाहिए खाना बनाने के टाइम में। नहीं, आपने उसे ऊपर देखिए क्या लिखा है, दक्षिण पूर्व कोण। तो नहीं, मैं पढ़ नहीं पा रही ना, पढ़ी नहीं थी ऊपर का, आपकी सिर्फ सुन ही रही हूँ। स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, आप देख लीजिएगा। इसमें क्या है, दक्षिण पूर्व कोण होना चाहिए, दक्षिण दिशा नहीं है ये। अच्छा, दक्षिण पूर्व। हाँ जी। और इस दिशा में खिड़की होना बहुत जरूरी है। दक्षिण पूर्व में खिड़की होनी चाहिए और उस तरफ भी मुंह करके खाना बनाना चाहिए, दक्षिण पूर्व की तरफ। देखिए, दक्षिण पूर्व में खिड़की भी हो तो भी अच्छा है, अगर ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन दक्षिण दिशा में देखो, आप इसको ऐसे समझो, आपने अपना किचन बना रखा है किसी भी स्थान पर, वहां हम्म पर मान लीजिए सूरज की रोशनी नहीं आती, आपके किचन में क्योंकि पानी का काम भी हो रहा है, फल सब्जी भी काट रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, तो वहां पे नमी बन जाएगी। हम्म। नमी बन जाएगी तो वहां बैक्टीरिया पनपेगा। जी। तो उन्होंने ये बोला कि आप अग्नि दिशा में ये सारे काम करिए और वहां पर खिड़की दरवाजा कुछ खोल दीजिए। दरवाजा नहीं होना चाहिए, बेसिकली खिड़की होनी चाहिए, या वहां से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वहां पर सूरज की सीधी धूप आती रहे। तो वो क्या करेगा, जो भी नमी बन रही है उसको सोखता रहेगा। अच्छा, तो जब वो तो सर ठीक है, दक्षिण की तरफ मतलब खिड़की रख दें और आता रहे, बट जब हमारा स्टैंडिंग पोजीशन हो खाना बनाते हुए, तब हमारा मुंह किस तरफ होना चाहिए खाना बनाते हुए? वो मुंह आपका दक्षिण पूर्व में होना चाहिए। मुंह दक्षिण पूर्व में होना चाहिए खाना बनाते हुए। अच्छा, ठीक है, दक्षिण पूर्व की तरफ मुंह हो खाना बनाते हुए। और नलके किस तरफ रखेंगे फिर, उत्तर कि आप में? लेफ्ट साइड पे, यानी पूर्व दिशा की तरफ। पूर्व दिशा की तरफ। तो सर मगर मेरे नल का दक्षिण की तरफ है, पूर्व की तरफ भी है? नहीं, पूर्व है, दक्षिण है, दक्षिण है सामने। अब दक्षिण दिशा अग्नि की दिशा है, हाँ जी सर। दक्षिण की दिशा अग्नि की दिशा है, दक्षिण दिशा अग्नि की दिशा है। हाँ जी सर। हाँ और जी सर। वहां पर हमने नलका लगा दिया, यानी पानी की वस्तुएं रख दी, पानी आ रहा है ना वहां पे। हाँ सर, वहां पे मैं वही बता रही थी, किचन तो दक्षिण की तरफ हो गया, हम्म। मगर जो दक्षिण पूर्व की तरफ आप कह रहे हैं, वहां पर वेंटिलेट खिड़कियां भी हैं दक्षिण पूर्व में, जी मगर उसी के साथ में प्रॉपर दक्षिण की तरफ, दक्षिण पूर्व में तो खुली जगह शीशा है,
मगर दक्षिण की तरफ में प्रॉपर वहां पे बर्तन धोने की जगह बना दी। पढ़ रहे वो हैं, ये व्यवस्था फ्लैट्स में लगभग नहीं हो सकती। अगर आपको ये कहा जाए कि उसको हटा दीजिए तो आपके लिए संभव नहीं है उसको हटाना, लेकिन उसके प्रभाव को समझना आपके लिए अच्छा है, जो भविष्य में आपके काम आ सकता है। अब आपका जो लड़का है अगर वो दक्षिण दिशा में जा रहा है तो वहां पे गर्मी के दौरान पानी छोड़ रहा है, तो आपके घर में हमेशा सुख का भाव रहेगा। कभी किसी तरफ से दुख आ जाएगा, कभी किसी तरफ से दुख आ जाएगा, कभी कहीं से आ जाएगा। हो सकता है आपके पास पैसा बहुत आए, लेकिन आप उस पैसे का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हो सकता है आपके घर के BMW कार खड़ी, उस कार में चलने के लिए अगर बैठे तो डॉक्टर कह दे भैया आपको BP हाई हो गया, आप कार में मत चलो, साइकिल चलाओ, तो ये स्थिति बना देगी ये चीज। अच्छा सर, नलका तो दक्षिण पूर्व नहीं, दक्षिण पूर्व नहीं, पूर्व की तरफ भी नलके तो रखे हुए थे, मगर वो यूज नहीं होते। और दक्षिण वाले नलके में वॉश बेसिन लगा हुआ है, मगर वो जो नलके पूर्व की तरफ नलके हैं वो मतलब गीजर वगैरह वो के लिए थे, मगर वो यूज नहीं हो रहे, खाली पड़े हैं वो नलके। तो फिर हमें हम क्या किस बर्तन उस तरफ करते हैं? गीजर पूर्व दिशा में लगाना गलत है, गीजर आपका दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। हाँ, मगर लगाया नहीं हुआ, खाली जगह है। मैं वैसे बता, हाँ, तो तो इस उसके लिए जगह दी हुई है ना, तो उन्होंने नलके तो बनाए, दो नलके छोड़े हुए। तो यानी हम अगर बर्तन का उस तरफ में करते वॉश बेसिन पूर्व की तरफ, जी यानी पूर्व की तरफ मुंह करके बर्तन मांजेंगे ना हम। दीवार तो पूर्व की हो गई, तो जी यानी जी। हम पूर्व की तरफ बर्तन। आरओ लगा हुआ है ना दक्षिण पूर्व के, मगर वो हाँ, दक्षिण पूर्व की दीवार पे आरओ लगाया हुआ है। दक्षिण पूर्व में RO लगा है, वो भी गलत लगा हुआ है। वो भी गलत है। हाँ जी, आपका पूर्व दिशा में वो RO लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोने में लगा है तो दक्षिण और पूर्व दोनों आएंगे ना सर, कोने पे है ना, तो पास से चेक कर, प्रॉपर पूर्व, प्रॉपर प्रॉपर दिशा। पूरा पूर्व की तरफ है। अच्छा, तो चलिए, पूरा पूर्व की तरफ ही है। तो मैं अब इस तरीके से कर दूं, यानी कि वो जो नलके हैं वो पूर्व की तरफ कर दूं ना? हाँ ठीक है, पूर्व की तरफ कर दीजिए, उसमें कोई इशू नहीं होगा। और फिर खाना बनाने के लिए खड़े होने का स्टैंड जो आप बता रहे थे वो क्या, तो आपका पूर्व दक्षिण? में दक्षिण पूर्व में भी वो, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। उसमें कोई नहीं है, बस नलके वहां से हटा दिए जाए। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, अब आते हैं वायु तत्व पे। वायु तत्व ऐसा तत्व है जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। किसी भी घर में वायु जहां से प्रवेश करती है वो उस दिशा से कभी बाहर नहीं निकलती। इसलिए वायु का प्रवेश और उसके निष्कासन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपके घर में जहां से भी वायु प्रवेश करेगी वो हमेशा अपोजिट साइड ही चुनेगी बाहर निकलने के लिए, नहीं तो वो उसी स्थान पर रुक जाएगी। तो घर की उत्तर पश्चिम, जिसे वायव्य दिशा बोला जाता है, ये वायु तत्व के लिए रखी गई है। वायु तत्व को वास्तु पुरुष का श्वास माना जाता है, जो हमारे शरीर के लिए और लंबी उम्र के लिए माना गया है। भवन के उत्तर और पश्चिम दिशा में वायु सेवन का स्थान रखना चाहिए, यानी ये स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पे बैठ के आप प्योरिटी से सांस ले सको, यानी इस स्थान पर बाग बगीचा हो सकता है। वास्तु में इस दिशा को संवाद की दिशा भी माना जाता है। अंत भवन में इस तत्व को कमजोर होने से सामाजिक संबंध अच्छे नहीं रहते और मान सम्मान में कमी आती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दिशा आपको प्रॉपर वायु नहीं मिल रही तो आपको मानसिक तनाव बनेगा। तो ये जगह वो जगह है जहाँ पे आप अपने घर की बैठक बनाते हैं, जहाँ पे आप घर के सारे मेंबर इकट्ठे होकर एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। और जब आप एक जगह बैठकर आपस में सब लोग बातचीत करते हैं तो बातचीत को एक सही दिशा मिलती है, जिससे आप बाहर के लोगों से तालमेल बैठा सकते हैं। यदि आपके घर में बैठक में ही वायु तत्व का अभाव है तो आप लोग घर में कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, और घर के लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो बाहर वाले आपकी लड़ाई का फायदा उठाएंगे। तो
वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि वायु तत्व को संतुलन करने के लिए घर के दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान, पेड़ पौधों से संबंधित चीजें, मार्गदर्शन, मार्ग, ये सारा का सारा चीज जो है उत्तर पश्चिम दिशा से एंट्रेंस होनी चाहिए। इससे वायु तत्व का संतुलन बना रहता है। कुछ अन्य बातें हैं जिनसे वायु तत्व का संबंध बना रहना चाहिए। घर में वायु का निर्बाध प्रभाव, यानी जिस दिशा से वायु आ रही है, अगर वो सीधी आ रही है तो सीधी जानी चाहिए, अदरवाइज वो लेफ्ट या राइट जा सकती है, लेकिन वो वापस पीछे नहीं जाएगी। तो हमें हमें जहां पर भी खिड़की बना रहे हैं उसके ऑपोजिट एक खिड़की या उसके लेफ्ट राइट अपोजिट साइड पे एक खिड़की या दरवाजा होना चाहिए। सही दिशाओं में खिड़की और दरवाजे का निर्माण करना चाहिए, यानी हमें उत्तर पश्चिम दीवार पर ही खिड़की दरवाजों का निर्माण करना चाहिए। और इसके विपरीत जो दिशा होगी जहां से वायु आएगी, वहां से आने का और निकलने के लिए उत्तर पश्चिम आने के लिए और अपोजिट दिशा उसको निकालने के लिए यूज की जाती है। भवन में उचित स्थान को खुला छोड़ देना चाहिए। अब उचित स्थान कौन सा है, तो आप देखिए, एक हमने ईशान कोण चुना था और एक हम वायव्य कोण को चुनते हैं जो खाली रखे जाते हैं। खाली ना रख सके तो यहाँ पे छोटे से गार्डन बनाया जा सकता है। यह तत्व संतुलित होने पर नए कार्य, नए आयाम को, आपके जीवन में काम धंधों को, आपकी तरक्की को बढ़ाने में मदद करता है। और ऐसा करने वाले लोग जीवन में काफी आगे जाते हैं। तो ये हमारा वायु तत्व था। तो हमने पांचों तत्वों का अध्ययन कर लिया है। आपका कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। वास्तु पुरुष और दिशा। वास्तु पुरुष इन 9 खानों में ही बैठा हुआ पुरुष है। हमने इसे 4 दिशाओं में बांटा है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ 4 दिशाएं हैं। इन 4 दिशाओं के अलावा 4 दिशाएं या विदिशा और होती हैं, जो इनमें से 2 दिशाओं के मिलने से बनती है। इसी तरीके से आकाश और पाताल 2 दिशाएं और हैं जो ऊपर और नीचे को दिखाती हैं। तो कुल जो दिशाएं बनती हैं वो 10 बनती हैं। इन्हीं दिशाओं के माध्यम से हम लोग अनुमान लगाते हैं कि घर में क्या चीज कहाँ होनी चाहिए, इसका मेन देवता कौन सा है और किस तरीके से उसको मनाया जा सकता है। पूरब दिशा, जहां से सूर्य उदय होता है, पहले तो हमें दिशा का अनुमान लगाना आना चाहिए। तो जहां से भी आपके घर का सूर्य उगता है, यानी सबसे पहले आपको सूर्य जहां दिखाई दे, आप छत पे खड़े हो जाइए, जहां सूर्य दिखाई दे वो दिशा पूरब दिशा होगी। उससे लेफ्ट साइड जाएंगे, वो दिशा आपकी उत्तर दिशा होगी। और सूरज की तरफ आप मुंह करके खड़े हैं तो जिस दिशा में आपकी पीठ जाएगी वो पश्चिम होगी, और जिस दिशा में आपका राइट हैंड जाएगा वो दक्षिण दिशा होगी। तो जहां से सूर्य उदय होता है उसे पूर्व दिशा कहा जाता है। इसके देवता इंद्र माने गए हैं। इस दिशा को सकारात्मक ऊर्जा देने की दिशा बोला जाता है। इसलिए घर का मुख्य दरवाजा इस दिशा में होना चाहिए। इससे घर में खुशियां आती है। अब मुख्य दरवाजा कौन सा है? अब यहाँ हम मुख्य दरवाजे में गलतियां कर देते हैं। हम सोचते हैं हमारे घर की मेन एंट्रेंस। नहीं, अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो उस बिल्डिंग की मेन एंट्रेंस आपका मुख्य दरवाजा कहलाएगी, क्योंकि जब तक वो उस दरवाजे को क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो आपके फ्लैट तक नहीं पहुंच सकता। तो मुख्य दरवाजा जो है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए। इसके बाद पश्चिम आता है। जिस दिशा में सूर्य अस्त होता है या डूबता है उस दिशा को पश्चिम दिशा कहा जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा के स्वामी वरुण देव माने गए हैं। इस स्थान पर डाइनिंग हॉल, सीढ़ियां, दर्पण लगाना बहुत शुभ होता है। तो आपके घर की जो एंट्रेंस है वो पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। आप तक आपने यही सुना होगा कि घर का दरवाजा या तो पूर्व में हो या पश्चिम इसमें उत्तर में हो। तो ये गलती तब होती है जब हम इस चीज की तुलना अपने फ्लैट से करते हैं। पहले फ्लैट सिस्टम नहीं हुआ करते थे, इसलिए ये बात सटीक बैठती थी कि घर का दरवाजा पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। पर आज की डेट में अगर आप देखें तो घर का मेन एंट्रेंस आपका पूर्व या उत्तर में हो, लेकिन आपके फ्लैट का मेन एंट्रेंस वो पश्चिम दिशा में होना चाहिए। उसके बाद उत्तर दिशा है। वास्तु के नियम के अनुसार
उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व जो है वो धन के देवता कुबेर करते हैं, जिस कारण यहाँ पर नगदी, जल से संबंधित चीजें, तरलता वाली चीजें, सहानुभूति वाली चीजें, करुणा वाली चीजें, लोगों की मदद करने वाली चीजें और ऐसी सभी चीजें जो आप में प्रेम उत्पन्न करें वो यहाँ होनी चाहिए। इसके बाद दक्षिण दिशा है। इस दिशा को शुभ नहीं माना जाता, इसे संकट का द्वार बोला जाता है, इसलिए इस दिशा में आपके घर का दरवाजा नहीं होना चाहिए। तो वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा को यम की दिशा बताया गया है, इसलिए इसको बंद करने के लिए भारी चीजें या आपके जमीन का ऊंचा स्तर होना अच्छा माना जाता है। क्लियर? ये 4 दिशाएं अच्छे से समझ लीजिए, बाकी दिशाएं इन्हीं की मदद से बनती हैं। सर आपका तो दक्षिण दिशा में अगर खिड़कियां हो, हाँ दक्षिण दिशा में अगर खिड़की हो, मगर रोलिंग खिड़की होती है ना, जैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, परमानेंट नहीं, तो जी, किचन के लिए रखी हुई है छोटी सी, तो नहीं वो होनी ठीक चाहिए। रहेगी? ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था होनी चाहिए। होनी चाहिए ना, वो किचन हाँ, के लिए है, मगर दक्षिण की तरफ जैसे आप कह रहे हैं कि खुला ना हो, तो ये खिड़की है तो खुलती है ना? नहीं देखिए, खुला ना हो का मतलब हम ना दूसरे ले जाते हैं, यहाँ पे दरवाजा नहीं होना चाहिए। अच्छा, बस दरवाजा नहीं हो, जी, खिड़की हो सकती है? खिड़की हो सकती है। अब खिड़की कैसी होगी? मान लीजिए आपका दक्षिण पश्चिम द्वार है, दक्षिण पश्चिम आपने खिड़की बनवा रखी है, वहां से आपने तब तक उस खिड़की को खोल के रखना है जब तक सूरज की गर्मी आ रही है। जैसे ही सूरज की गर्मी आनी बंद हुई, खिड़की बंद कर दीजिए। अगर आप उस खिड़की को 24 घंटे खुला रखेंगे तो वो आपके लिए हार्मफुल होगा। तो शीशे ही लगे हुए हैं वैसे तो, तभी खोलते हैं जब थोड़ा बहुत शौक हाँ, वगैरह का काम नॉर्मली इसको होता है। बंद रखिए, लेकिन जब सूरज उगे, जब सूरज हाँ, वहां पे पहुंचे, उस दिशा में पहुंचे कि आपके घर के अंदर, विशेषकर रसोई के अंदर धूप आ सकती हो, तब उसको खोल दीजिए। अच्छा, ठीक ठीक है, है, और जैसी धूप वहां से चली जाए उसको बंद कर दीजिए। ठीक। अब दक्षिण दिशा में आपकी खिड़की है, क्योंकि आपने उत्तर दिशा में खिड़की बनवा रखी थी, तो नेचुरल है वो दक्षिण दिशा से हवा पास करेगी। तो आपकी खिड़की तब तक खुलनी चाहिए जब तक सूरज उगा हुआ है। जैसे ही सूरज डूबने लगे खिड़की बंद कर दीजिए। अंधेरे में खिड़की खुली रखेंगे वो नुकसान करे। अब गर्मियों के दिन है, लोग क्या करते हैं, दक्षिण दिशा की खिड़कियां खोल देते हैं, वो अच्छा नहीं माना जाता। क्लियर? ठीक है सर। मगर अगर मतलब थोड़ी देर के लिए रात को खोलनी पड़े, जैसे छौंक लगाए, तो है ना, 10-15 मिनट के लिए तो खोल दस सकते हैं? पंद्रह मिनट के लिए खोल दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए, देखिए ये समय होता है संध्या का, जिस समय अच्छा, ना तो दिन दिन होता है ना रात रात होती है, उस समय खिड़कियां खोली जाती हैं। अच्छा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ, उतनी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए आप खिड़कियां खोल दीजिए। जब आपका धुआं बाहर हो जाए खिड़कियां बंद करके रखिए। दक्षिण दिशा की खिड़कियां भी मत खोल के रखिए। सिर्फ वायु अगर रुकती है तो रुकी हुई वायु को निकालने के लिए इस खिड़कियों को खोला जा सकता है, अदरवाइज ये खिड़कियां हमेशा बंद होनी चाहिए। और आजकल की तो एक नई थ्योरी आ गई है, दक्षिण दिशा पे खिड़की ही नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है, ये भी थ्योरी गलत है। चलिए, ये अब पुरुष के माध्यम से समझाया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इंसान की फोटो या भगवान की फोटो है, उसी से हमने मनुष्य की प्रेरणा ली। और यहाँ पर ये वास्तु पुरुष ईशान कोण में बैठा हुआ है, सिर करके, तो उसी हिसाब से हमने दिशाओं को बांट दिया है। अब बाकी की जो 8 दिशाएं हैं, बाकी की 4 दिशाएं हैं, उनके बारे में बात करते हैं। उत्तर पूर्व दिशा, इसे ईशान कोण बोला जाता है। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान कोण और उत्तर पूर्व दिशा कहलाती है। इस दिशा में दैवीय शक्तियों का वास माना गया है, इसलिए इस स्थान को खाली रखने का, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का स्थान माना जाता है। दूसरा है आग्नेय कोण, जिसे दक्षिण पूर्व दिशा बोला गया है। इस दिशा में अग्नि का वास, अग्नि देवता का वास माना गया है, इसलिए यह माना गया है कि इस स्थान पर गर्मी की विशिष्ट ऊर्जा रहती है, इसलिए इस स्थान पर रसोई घर होना चाहिए। उसके बाद है दक्षिण पश्चिम, जिसे नैऋत्य कोण बोला जाता है। इसे राक्षसी दिशा बोला जाता है, गंदगी की दिशा बोला जाता है, इसलिए भारी दिशा बोला जाता है। इसलिए इस दिशा में भारीपन रखना, इसको बंद रखना, इसमें खिड़की दरवाजे ना होना अच्छा माना जाता है। ये दिशा ऊंची होनी चाहिए और घर की जो टॉक्सिसिटी निकलती है वो इस दिशा से निकलनी चाहिए।
जो गंदे पानी होते हैं, सीवर होते हैं, लैट्रिन बाथरूम का जो पाइप जाता है वो इस दिशा से निकलना चाहिए। उसके बाद है उत्तर पश्चिम दिशा, वायव्य कोण। इस दिशा के बीच में स्थान वायव्य कोण के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर पश्चिम दिशा का जो प्रतिनिधित्व है वो वायु करती है, इसलिए यहाँ पर खिड़की रोशनदान होना अच्छा माना जाता है, ताकि घर में आने वाली वायु शुद्ध हो और घर को पॉजिटिव वे में रखे। चलिए आगे चलते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमने 8 दिशाओं की बात करी, और एक जो दिशा अतिरिक्त होती है वो मध्य दिशा होती है। मध्य यानी आपके घर का केंद्र, उस केंद्र से ही बाकी दिशाओं का आकलन किया जाता है। तो वास्तु के अनुसार घर का मध्य स्थान व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा असर डालता है, इसलिए उसको खाली रखा जाता है। दक्षिण दिशा करियर से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर भारी चीजें रखिए। दक्षिण पश्चिम दिशा ज्ञान और बुद्धिमत्ता से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर खाना बनना चाहिए, और कुछ समय के लिए जब तक सूर्य की रोशनी यहाँ रहती है इसको खुला रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की पश्चिम दिशा इंसान के पारिवारिक रिश्तों से संबंधित होती है, इसलिए शाम को पश्चिम दिशा में इकट्ठे होना चाहिए। उत्तर दिशा सामाजिक सम्मान से संबंधित रखती है, इसलिए आपके घर में यदि आपसे कोई भी मिलने आए तो उत्तर दिशा में आपका सोफा इत्यादि होना चाहिए, और उन लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए आप पूरब में बैठेंगे और उनको पश्चिम में बैठाएंगे। इस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए। उत्तर पश्चिम दिशा कोण का संबंध धन और समृद्धि से होता है, तो यहाँ पे आपके घर की मेन एंट्रेंस होनी चाहिए, खिड़की दरवाजे रोशनदान इत्यादि होने चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा नॉर्थ ईस्ट प्यार और पति पत्नी के रिश्ते से संबंधित होती है, ईश्वर से संबंधित होती है, इसलिए ये दिशा स्वच्छ हल्की होनी चाहिए। घर की पूर्व दिशा का संबंध बच्चों से होता है, इसलिए पूर्व दिशा में बच्चों से संबंधित चीजें रखी जा सकती हैं। पूर्व दिशा में जो आपके मन को खुश करने वाली चीज होती है, मनोरंजन की चीजें होती हैं, वो रखी जा सकती हैं। दक्षिण पूर्व दिशा हमारे करीबी लोगों से संबंध रखती है, इसलिए किचन यहाँ बनाएंगे तो आपके घर में किसी न किसी रिश्तेदार का आना लगा रहता है, जो हमारे जीवन में सामाजिकता को बढ़ावा देता है। तो बैठने का स्थान उनका उत्तर दिशा, एंट्रेंस का उत्तर पश्चिम दिशा, और खाना लाने के लिए, खाना खिलाने के लिए उनको दक्षिण पूर्व दिशा का जो रसोई घर है वो होना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में चौमुखी उन्नति आती है। अब इसके कुछ टिप्स हैं, ये टिप्स फेंग शुई से मिलते जुलते हैं, हालांकि इनका डायरेक्टली वास्तु से कोई लेना देना नहीं है, पर इसके उपाय करने से आप देखेंगे घर में काफी सुख शांति आ जाती है। घर बनाते वक्त वास्तु के नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। इसके लिए कुछ नियम है जिनको निभाकर आप जीवन को सुखी बना सकते हैं, और वास्तु देश के प्रभाव से बचे रह सकते हैं, और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बना सकते हैं। अब इनके लिए बिंदु क्या है? घर का निर्माण कराने से पहले भूमि पूजन जरूर करना चाहिए। निर्माण करने के बाद ये समझा जाता है कि अब एक अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए तब भी पूजा पाठ जरूरी है। घर का जो मुख्य द्वार है, अब मान लीजिए आप फ्लैट में रहते हैं, तो आपके एंट्रेंस का जो द्वार है उस पर ओम, स्वास्तिक, जो भी आप ईश्वर को मानते हैं उनसे संबंधित कोई ना कोई शुभ चिन्ह अवश्य होना चाहिए। पूर्व या उत्तर दिशा आपके घर के मुख्य द्वार के लिए उचित मानी जाती है, इसलिए वास्तुशास्त्री मानते हैं कि 4 दिशाओं में से कोई एक दिशा इस काम के लिए हो सकती है, पर बेटर है कि एंट्रेंस के लिए आप उत्तर पश्चिम दिशा का चुनाव करें। घर बनाते वक्त थोड़ी सी जगह घर के आंगन के लिए रखनी चाहिए, चाहे छोटा ही सही, पर घर में एक छोटा सा आंगन होना चाहिए। अब ये आंगन फ्लैट सिस्टम में नहीं हो सकता, जब भी घर बनाए उसमें ध्यान रखें। फ्लैट में है तो जो स्थान जहां ब्रह्म स्थान बनता है उस स्थान को खाली रखें, और वहां पर आप चाहें तो एक कुर्सी डाल सकते हैं, जिसे आराम कुर्सी बोल सकते हैं, तो उस पर बैठकर मनन चिंतन किया जा सकता है, ईश्वर की कृपा पाई जा सकती है।
घर के आंगन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने वाले पौधे जरूर लगाएं, जैसे तुलसी, नीम, आंवला। ये सब उन लोगों के लिए है जो जमीनी रूप से रहते हैं, जिनका अपना घर हो 100 गज का, 200 गज का। घर बनाते वक्त टॉयलेट और स्नान गृह दोनों अलग अलग रखने चाहिए। आजकल ये कॉमन बनने लगे हैं, उसमें टॉयलेट और स्नान गृह एक साथ होता है, दोनों अलग अलग होने चाहिए। एक जगह रखने से घर में मानसिक विचार लोगों के आपस में नहीं मिलते। घर के निर्माण के वक्त स्नान गृह में नल की व्यवस्था उत्तर या पूर्व दिशा में होनी चाहिए। बाथटब में नहाते वक्त व्यक्ति के पैर दक्षिण दिशा में नहीं होने चाहिए, यानी वो व्यक्ति जब बाथटब में नहाए तो दक्षिण में सिर रखे और उत्तर में पैर रखे। शौचालय के लिए पश्चिमी दक्षिण और पश्चिमी मध्य की दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। इसी तरीके से शौचालय के लिए आप वायव्य कोण और दक्षिणी दिशा के मध्य कोई भी दिशा चुन सकते हैं शौचालय बनाने के लिए। घर के निर्माण के वक्त घर का स्नान गृह पूर्व दिशा में होना चाहिए। स्नान गृह में हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन उत्तर व पूर्व दिशा में होना चाहिए। दर्पण इन्हीं में से किसी एक दिशा पर होना चाहिए और कभी भी स्नान गृह के द्वार के सामने नहीं होना चाहिए, नहीं तो अंदर क्या हो रहा है वो सब दिखाई देने लगता है। दर्पण वैसे भी कभी भी किसी भी कमरे में लगाएं, कभी भी दरवाजे के सामने शीशा नहीं लगाया जाता, ऐसी खिड़की के सामने भी शीशा नहीं लगाया जाता। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में नल से टपकते पानी को अच्छा नहीं माना गया। घर में पानी की निकासी हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर से होनी चाहिए। किसी भी घर में पूजा घर सबसे महत्वपूर्ण होता है। पूजा घर होने से घर में सुख शांति बनी रहती है। ये आज के वास्तु का मानना है, पुराने वास्तु में ऐसा नहीं माना जाता था। पूजा घर अलग से बनाए जाते थे, उनके लिए विशिष्ट स्थान होता था, जो अभी हम कल पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आपको। पर विशिष्ट रूप से पूजा घर घरों के बाहर ही होते थे, वहां पे प्रार्थना घर हुआ करते थे घरों में। तो पूजा घर की दिशा घर में रहने वाले लोगों की आयु पर भी असर करती है, इसलिए आवश्यक है पूजा घर सही दिशा में हो। ईशान कोण सबसे उचित है घर में पूजा घर बनाने के लिए। घर के पूजा घर में वास्तु के अनुसार भगवान की मूर्तियां आमने सामने नहीं होनी चाहिए। पूजा घर कभी भी घर के शयन कक्ष में नहीं होना चाहिए। घर बनाते वक्त यह ध्यान रखें कि आप पूजा घर की सीढ़ियों के नीचे ना बनाए, पूजा घर को अपने घर की सीढ़ियों के नीचे ना बनाए। ऐसे यहाँ पे कुछ टिप्स हैं। घर में सरसों के तेल के दिए में लौंग डालकर लगाना शुभ है। हर गुरुवार को तुलसी के पौधे में दूध चढ़ाना चाहिए। ये आप पढ़ लीजिएगा, ये स्लाइड्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो सर जैसे फिर पूजा घर में हाँ इसका जी, मतलब सोना भी नहीं चाहिए। पूजा घर में सोना नहीं चाहिए। तो सर अगर जगह का भाव हो तो बेड लगा के नहीं सोना चाहिए, फिर भी कोई नहीं, और ऑप्शन होना चाहिए। देखिए ऑप्शन फिर ये है कि उस मंदिर को कपड़े से ढक देना चाहिए, तब आप सो नहीं, सकते हैं। मंदिर का कवाट जैसे बंद कर देते, लाइट तो जलती रहे पूरा रात मगर कवाट बंद कर देते हैं। हाँ, मतलब ईश्वर से डायरेक्टली संपर्क नहीं होना चाहिए। मतलब कवाट बंद कर दिए, लाइट तो मंदिर की 24 घंटे जलती रहनी चाहिए ना सर, कि वो वो तो भी मंदिर के बंद। अंदर, कबाड़ के अंदर चली गई वो तो। तो वो तो चलती रहे ना 24 हाँ, घंटे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पे मेरी मान्यता दूसरी है। अगर आप रात को सो रहे हैं, हल्की रोशनी करके सो रहे हैं, ऐसी अवस्था अगर आप मान रहे हैं ईश्वर के लिए तो सही है। अगर रोशनी तेज हो तो नहीं करनी चाहिए, ये मेरी मान्यता है। मतलब धीमी आंच, तो फिर बल्ब हल्की की नहीं। हल्की रोशनी होनी चाहिए, बहुत हल्की। अच्छा, मतलब फिर बल्ब करना पड़ेगा ना, फिर दिन रात वैसे ही हल्का बल्ब लगा के रखते हैं। 0 वाट का लगा लीजिए, नहीं तो आजकल एलईडी आ रहे हैं, एलईडी लगा लीजिए। हाँ वो तो एलईडी है मगर रोशनी तो रहती है ना रात को, तो फिर ज्यादा बिखरती दिखती है क्योंकि बाकी कमरे में लाइट बंद हो जाती है। आप ना जो पहले पुराने बल्ब आते थे छोटे छोटे से, वो लाल नीले पीले रंग के, उस तरीके का बल्ब लगा लीजिए। अच्छा, हल्के वाला। ये वाला। तो फिर सर सोने का कैसे करें? सिर्फ तो मंदिर की तरफ ही होता है। देखिए सिर्फ मंदिर की तरफ होने से कोई इशू नहीं है। मंदिर किस दिशा में है, तो पूर्व दिशा में है तो आपका सिर बिल्कुल ठीक है। दक्षिण दिशा में सिर है तो वो बिल्कुल ठीक है। उत्तर या पश्चिम की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। उत्तर और पश्चिम। उत्तर और पश्चिम में, फिर उत्तर में ही सिर हो गया ना।
मंदिर उत्तर में है तो उत्तर में सिर नहीं होना चाहिए। शारीरिक बीमारियां लगेंगी, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। जितनी मर्जी दवाइयां खाते रहिए, पूरा जीवन दवाइयां खाते खाते निकल जाएगा, पर हल नहीं निकलेगा इसका, अगर आप उत्तर दिशा में सिर करके सोते हैं तो। फिर अच्छा, मतलब आपने कौन सा बताया अभी? उत्तर दिशा में सिर करके सोने का बताया। दूसरा, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है उत्तर दिशा में सिर करके सोने से। तो कौन सी दिशा में आपने सिर सही बताया था अभी? या तो पूर्व या दक्षिण। पूर्व या दक्षिण? जी। दक्षिण मगर फिर पाँव भगवान की तरफ हो जाएंगे ना। ठीक है, कोई और तरीका देखते हैं। ठीक है। और सर पूर्व का एक और पूछना था, जो आप बता रहे थे कि बच्चों का कमरा पूर्व की तरफ में होना चाहिए पढ़ाई का, तो बच्चों का मुंह मतलब पढ़ते हुए पूर्व की तरफ होना चाहिए, आप ये हाँ, कहना पूर्व चाहते हैं? चाहिए। पूर्व की तरफ मुंह करके बच्चे पढ़े। चलिए, कल अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की डिस्कशन करेंगे। मुझे लग रहा है हमारी 3 क्लासें हो जाएंगी इसकी। अच्छा, ये बताइए, आपको ज्योतिष की कोई नॉलेज है? सर मुझे तो आपने जो नवरात्रों में समझाया हुआ बस उतनी ही नॉलेज है, और जो आपने क्लास ली भी है 250 और वो वाली, वही जो पेमेंट करके सीखी है बस। बेसिक नॉलेज अगर है तो ये, इसको मैं उससे जोड़ दूंगा, आपको समझने में थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, लेकिन आपको फिर आगे स्टडी और करनी पड़ेगी। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। दीपा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, अभी तो नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास कब रखनी है वो बताइए। सर आज नोट्स मिल जाएंगे? सर जो आपने आज समझाया है ना, वो आज उसको एक बार रिवाइज करना चाहते हैं हम। पहले एक दिन हमें जैसे रिवीजन के लिए मिल जाए, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे रख लीजिए या तो। तो आप एक काम कीजिए, मैं आज आपको वीडियोस, आज तो नहीं, कल तक आपको वीडियो और ये दोनों भेज दूंगा, ठीक है सर। नोट्स। जो मैं अभी पढ़ रहा था ना, दिखा के मैं वो कर रहा था, वो सारे भेज दूंगा। और जो मैं पढ़ाऊंगा आगे वो भी भेज दूंगा, तो आप उसको अपने हिसाब से स्टडी कर लीजिएगा, फिर जो सवाल बने वो पूछ लीजिएगा। लिख के रखिएगा, क्लास के दौरान एक बार टॉपिक खत्म हो जाए फिर पूछिएगा। जी सर। ठीक ठीक है सर। हाँ, आगे का आप दे देंगे तो हम एक बार पढ़ लेंगे, है। हाँ तो जी। फिर थोड़ा क्लियर होगा। तो सर वो